शशि कुमार ने जैसे तैसे खांसी का बहाना बनाकर बात शुरू की। गुस्से में आकर राहुल से गलती हो गई, उसकी वजह से कार्तिकी की इज्जत भी गई और कंपनी भी छोड़नी पड़ी, ऐसा कहकर वे दुख जताने लगे। तभी बीच में कूदकर राहुल बोला, इस सब की वजह संध्या है। उसी ने तेरे बारे में गलत अफवाहें उड़ाई, उसे माफी मांगनी चाहिए। उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। इस पर कार्तिकी का चेहरा सख्त हो गया। क्या सब कुछ संध्या की वजह से हुआ? ठीक से सोचकर जवाब दे, कहते हुए वह भौहें चढ़ाकर राहुल की ओर देखने लगी। कार्तिकी और राहुल के बीच हो रही तीखी बातों से शशि कुमार को सच्चाई की हल्की झलक मिलने लगी थी। कल जो कुछ भी हुआ वो शायद वैसा नहीं था जैसा राहुल कह रहा है। उन्हें लगने लगा असल कारण खुद राहुल ही होगा, और अगर ये सच है तो फिर वो मन ही मन सोचने लगे, अगर ऐसा ही कोई पागलपन इसने किया है तो यकीनन इस घर में इसकी माफी कबूल नहीं होगी। स्थिति अब हाथ से निकल गई है। ऐसा सोचते हुए शशि कुमार मन ही मन राहुल को कोसते रहे। कार्तिकी बेटा, राहुल ने चाहे कुछ भी गलत किया हो, वह तुम्हारा भाई है। हम सब एक ही परिवार हैं, इसलिए इस बार उसे माफ कर दो बेटा। शशि कुमार ऐसा बोले ही थे कि शौर्य हंसने लगा। ये क्यों हंस रहा है? उलझन में शौर्य की ओर देखा शशि कुमार ने। अंकल, आपने क्या कहा? फैमिली? अगर कार्तिकी भी आपकी फैमिली है तो चलिए, वो आरएसपी ग्रुप का टूरिज्म प्रोजेक्ट कार्तिकी को सौंप दीजिए, देखते हैं क्या होता है। शौर्य का नजरिया और लहजा दोनों नुकीले थे। बिना सोचे समझे शशि कुमार तुरंत बोल उठे, वो नहीं हो सकता, उस बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं। इस प्रोजेक्ट को राहुल के अलावा कोई संभाल ही नहीं सकता, उसी के लिए ये बना है। इसके बदले कार्तिकी को कुछ और दे देंगे। शशि कुमार के लिए यह प्रोजेक्ट सुनहरा अंडा देने वाली मुर्गी था, उसे कैसे छोड़ देंगे, यही सोचा शौर्य ने। कार्तिकी को हम फिर से कंपनी में रख लेंगे, जैसा पहले करती थी वैसे इंजीनियरिंग टीम को देख ले। प्रोजेक्ट तो नहीं देंगे, लेकिन जो प्रोजेक्ट से प्रॉफिट आएगा उसका 5% हिस्सा दे देंगे। शशि कुमार ने बड़े उदारता से यह सौदा रखा और अब शौर्य की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगे। उन्हें पूरा यकीन था कि शौर्य इस बात को बहुत बड़ी चीज मानेगा। आखिर रवि कुमार को मिलने से पहले शौर्य उनके नजरिए से एक गरीब लड़का ही था। कभी 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करता रहा है, तो ये डील उसके लिए बड़ी होनी चाहिए, ऐसा सोचा शशि कुमार ने। लेकिन शौर्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। थोड़ा झुककर कुछ सोचता रहा, फिर धीरे से ऊपर देखा और मुस्कुरा दिया। अंकल, 5% दे रहे हो? आपका दिल कितना बड़ा है, ऐसे देने के लिए भी एक दिल चाहिए और वो आपके पास है, कहकर शौर्य ने हल्की मुस्कान के साथ उन्हें देखा। शशि कुमार को लगा शौर्य मान गया। उसकी मुस्कान का गलत मतलब निकाल लिया उन्होंने। ठीक है, अब आपने माफी मांग ली तो निकल सकते हैं। आगे मुथु दादाजी को भेजिए और कार्तिकी से माफी मंगवाइए। और एक बात, ये प्रोजेक्ट अब कार्तिकी ही संभालेगी। आप ये सब कीजिए, फिर हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है, शौर्य ने बहुत शांत लहजे में कहा। लेकिन उसकी हर बात शशि कुमार और राहुल को हिलाकर रख गई। हम तुम्हारे और कार्तिकी के लिए बात करने आए हैं, और तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मुथु दादाजी को माफी मांगने को कहना? इसके गंभीर परिणाम होंगे। शशि कुमार ने शौर्य को कड़े शब्दों में चेतावनी दी। मैं हर परिणाम झेलने के लिए तैयार हूं, शौर्य ने सीधे चुनौती दी। तो फिर तैयार रहो, कहकर शशि कुमार और राहुल वहां से निकल गए। ये सब देख रही थीं लक्ष्मी। वो तो चुपचाप जा रहे हैं, लेकिन तुझे क्या घमंड है? किस हिम्मत से तू ऐसा सब कर रहा है? अब तुझे सपोर्ट करने के लिए कार्तिकी के पापा भी नहीं है। इज्जत से जाकर उनसे माफी मांगने का रास्ता देख, लक्ष्मी ने नाराज होकर डांटा। वो चाहती थीं कि वीरेंद्र के वापस आने से पहले ये सारी उलझनें खत्म हो जाएं, लेकिन शौर्य एक के बाद एक लड़ाइयां खुद बुला रहा था। ये देख उन्हें डर लगने लगा था। रवि कुमार सर होते तो क्या करते? जो कुछ भी हो रहा है वो तो उनका खून पसीना है। अब जैसे भी हो, वो सब किसी भिखारी की तरह कार्तिकी को थमा कर निकलना चाहते हैं। अगर वो होते तो क्या करते? वही मैं कर रहा हूं। शौर्य ने लक्ष्मी को शांत करने की कोशिश की। फिर भी अब सबका सहारा मुथु दादाजी ही हैं।
यही बात लक्ष्मी को बेचैन कर रही थी। तभी कार्तिकी ने शौर्य की ओर मुस्कुराकर देखा और शौर्य ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर उनकी हंसी की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। इतने सारे झगड़े हो गए हैं, फिर भी ये दोनों क्यों हंस रहे हैं? क्या ये दोनों सच में पागल हो गए हैं? ऐसा सोचती हुई लक्ष्मी अपना माथा पकड़कर वहीं खड़ी रह गई। लेकिन उस हंसी के हर एक अर्थ को शौर्य भली भांति समझ गया था और उसी पल उसे यकीन हो गया, अब ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं रही। राहुल ने माफी मांगी थी, लेकिन कार्तिकी ने उसे कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनाया। उसे जो सबसे ज्यादा खुशी हुई वो ये बात थी कि शौर्य ने ये सब उसके लिए किया था। जिस राहुल ने उसे अपमानित किया था उसी को बुलाकर माफी मंगवाना, ये कार्तिकी को बहुत पसंद आया। इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह थी, शौर्य। लेकिन ये बात न राहुल को पता था न शशि कुमार को। कार्तिकी को बिना बताए भी उसे एहसास हो गया था कि शौर्य ये सब उसके लिए ही कर रहा है। कोई भी होता तो कार्तिकी की निगाहों से समझ जाता कि वो शौर्य से प्यार करने लगी है। उसकी नजरें अब सिर्फ शौर्य पर ही थीं। उसी समय जब वो हंसते हुए कार्तिकी से बात कर रहा था, शौर्य का हाथ हल्के से कार्तिकी के हाथ से टकराया और अगले ही पल जैसे बिजली गिरी हो, शौर्य अचानक उठ खड़ा हुआ। एक पुरुष का शर्मिंदा होना या रोना आम तौर पर बाहर से नहीं दिखता। कार्तिकी का हाथ उसने पहले भी कई बार पकड़ा था, लेकिन आज उस एक पल ने कुछ बदल दिया। वो शर्म के मारे लाल हो गया था, जैसे पूरे शरीर में आग लग गई हो। लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ये जो आग थी वो प्यार की आग थी। अपने गालों को थपथपाकर वो वैसे ही खड़ा रहा, कार्तिकी को देखते हुए। क्यों, हाथ लगाना गुनाह है क्या? बहुत हो गया, कार्तिकी ने नाराज होने का नाटक करते हुए कहा। वो वहां से उठकर चल दी, लेकिन तभी शौर्य ने पीछे से धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और जब उसे अपनी ओर खींचा, वो घूमकर उसके बिल्कुल करीब आ गई। उन दोनों के बीच अब सिर्फ सांसों की दूरी थी। शौर्य ने धीरे से उसके गालों को सहलाया और उसकी आंखों में देखा। 3 सालों में पहली बार कार्तिकी ने शौर्य को इतने करीब से देखा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, उसके हाथ पैर कांपने लगे। शौर्य की पकड़ और गहरी हुई। एक पल को कार्तिकी भूल गई कि वो कहां है और उसे बस शौर्य ही दिख रहा था। फिर शौर्य धीरे धीरे और करीब आया, इतना करीब कि कार्तिकी ने शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। और फिर शौर्य बोला, आइसक्रीम खाने चले? कार्तिकी चौंक गई, आंखें खोलकर उसे देखा। शौर्य की बात ने उसे जैसे नींद से जगा दिया हो। वो झटके से उसका हाथ छोड़ाकर दूर हट गई, ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और चुपचाप कार की ओर चल दी। लेकिन शौर्य का दिल अब और जोर से धड़क रहा था। कार्तिकी के जाते ही वो लंबी सांस लेकर मुस्कुराया, फिर हल्के से अपना दिल थपथपाया। कार से कार्तिकी ने बीप बीप करके हॉर्न दिया। मुस्कुराते हुए भागकर शौर्य कार की ओर दौड़ गया। ड्राइवर सीट पर बैठी कार्तिकी दूर से शौर्य को आते देख फिर से हॉर्न दिया। क्या कार्तिकी मैडम, जब मैं तुम्हारा ड्राइवर हूं तब तुम कैसे ड्राइवर सीट में बैठ सकती हो? शौर्य ने हाथ जोड़कर मासूमियत से कहा। उसकी आंखों में शरारत साफ दिख रही थी। आज ये ड्राइवर सीट मेरी है, कम ऑन, बकल अप। कहते हुए कार्तिकी ने बगल की सीट को हल्के से झाड़ा। ऐसा ही सही मैडम, कहते हुए शौर्य ने सलाम ठोका। लेकिन एक शर्त है, जहां मैं कहूं वहीं चलना है। उसने गूगल नेविगेशन चालू किया। डेस्टिनेशन को कार्तिकी ने देखना चाहा, लेकिन शौर्य ने जल्दी से उसे छिपा दिया। ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, नीचे उतरो। इस शहर की सबसे बेस्ट आइसक्रीम कहां मिलती है मुझे पता है, लेकिन वो जगह मैं नहीं बताऊंगा, वो एक सरप्राइज है। पिछले कुछ समय से शौर्य उसे कई सरप्राइजेस दे रहा था। अब और एक सरप्राइज सुनकर कार्तिकी के मन में हल्की सी खुशी दौड़ गई। वो बस उसे देखती ही रह गई। उसने मन ही मन सोचा, इन 3 सालों को मैंने क्यों बर्बाद किया? उसी वक्त, हेलो प्रीति, जागो। क्या डे ड्रीम देख रही हो? जो मैंने कहा वो सुना भी या नहीं? कम ऑन, कार मुझे दे दो। शौर्य की आवाज सुनते ही कार्तिकी फिर से होश में आई। पिछले 3 दिनों में वो ढंग से सो ही नहीं पाई थी, इसलिए कार में बैठते ही हल्की नींद में चली गई थी। अब वो जगह आ चुकी थी जहां उन्हें पहुंचना था,
लेकिन कार्तिकी गहरी नींद में थी। उसे उठाना ठीक नहीं समझते हुए शौर्य उसके पास ही कार में बैठा रहा। फिर अपने फोन से एडवोकेट नारायण शास्त्री को कॉल किया। चाचा, मुझे एक जगह नाइट फुल रेंट पर चाहिए। उसने लोकेशन बताई। नारायण शास्त्री ने पूछा, हमेशा की तरह क्या इस जगह को तुम्हारे नाम पर ले लूं? शौर्य ने हंसते हुए कहा, बस जो बोला वो करो, और कॉल काट दिया। कई दिनों के बाद शौर्य ने इतनी खुशी से बात की, नारायण शास्त्री को शांति मिली। कार से बाहर खड़ा शौर्य धीरे से कार्तिकी की ओर आया। वो अब भी सो रही थी और बेहद मासूम लग रही थी। उसके माथे पर गिरे बालों ने उसका चेहरा ढक लिया छुए। शौर्य ने वो बाल हटाया। तभी कार्तिकी हल्के से कुनमुनाई और शौर्य ने झटपट अपना हाथ हटा लिया। क्या करे समझ में नहीं आया। शर्म के मारे मुड़कर खड़ा हो गया। शौर्य, क्या हुआ? कार यहां क्यों रुकी है? कार्तिकी ने साधारण ढंग से पूछा। अब जाकर शौर्य ने चैन की सांस ली। ठीक है कार्तिकी, आंखें बंद कर लो और धीरे से नीचे उतर जाओ। देखना मत, सरप्राइज है। शौर्य ने उसके आंखों पर अपने हाथ रखे। हम कहां आए हैं शौर्य? कितना देर से आंखें बंद किए बैठे हैं? कार्तिकी की बातों का कोई जवाब नहीं देकर शौर्य ने धीरे से हाथ हटाया। वो उन्हें माउंटेन टॉप कैफे पर ले आया था। जैसे ही कार्तिकी ने वो नजारा देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऊपर से पूरी सिटी रोशनी में चमक रही थी। खुश होकर वो दौड़कर शौर्य से लिपट गई। जब मैं स्कूल में थी तब मैं और पापा अक्सर इस जगह आते थे। अब कई सालों से बिजनेस के चलते पापा बहुत बिजी हो गए, इसलिए आना छूट गया। दुनिया की सारी बेस्ट आइसक्रीम्स भी हों, पापा के साथ बैठकर खाई आइसक्रीम जैसी नहीं हो सकती। थोड़ा अलग हटकर उसने कहा, ये जगह मुझे और मेरे पापा को ही पता थी। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ये जगह पसंद है? उसके सवाल का जवाब शौर्य सिर्फ एक मुस्कान से दे पाया। फिर उसने कहा, कुछ मत बोलो, बस चुपचाप मेरे साथ चलो। हमेशा भीड़ से भरी रहने वाली उस कैफे में आज कोई नहीं था। कार्तिकी को थोड़ी हैरानी हुई। आज कुछ अलग लग रहा है। शौर्य ने कहा, अब तुम कुछ भी मत सोचो, मैंने तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज रखा है। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर कार्तिकी कुछ भी और नहीं सोच पाई। दोनों जाकर एक बेंच पर बैठ गए। कार्तिकी सोच रही थी, क्या होगा ये अगला सरप्राइज? सोचते सोचते उसने अपने हाथ में पकड़ी आइसक्रीम का ख्याल ही नहीं किया। वो पिघलकर उसके हाथों पर गिरने लगी। शौर्य ने अपने कर्चिफ से धीरे से उसका हाथ पोंछा। फिर उसने कहा, ये रहा मेरा सरप्राइज। उसने ऊपर से चमकते सिटी की ओर इशारा किया। कार्तिकी को हंसी आ गई। मैं तो इसे कई बार देख चुकी हूं। शौर्य बोला, वेट वेट, मुझे पता है तुम कई बार आई हो, मगर एक चीज नोट करना भूल गई हो प्रीति। नीचे जो सिटी दिख रही है ना, वो बहुत शांत, सुंदर और भव्य लगती है, लेकिन उसी में हजारों परेशानियां छिपी होती हैं। उसी तरह प्रीति, जब हम अपनी परेशानी को दूर से देखते हैं तो वो उतनी भारी नहीं लगती। अपने ही परिवार द्वारा उसके बारे में गलत बातें की जाती देखकर परेशान हो रही कार्तिकी को अब वह चिंता बिल्कुल नहीं रही। उसे अब सिर्फ यही एहसास था, अगर कोई मुझे सच्चे दिल से चाहता है तो वही मेरे लिए काफी है। शौर्य का उसके लिए खड़ा होना उसके लिए एक बड़ी राहत बन गया था। उसने प्यार से शौर्य की ओर देखा। उसका दिल अब पूरी तरह से खुशी से भर चुका था। हाँ, मैं पूछना ही भूल गई, कार में तुम मुझे किस करने की कोशिश कर रहे थे ना? जैसे ही तुमने कार स्टॉप किया मैंने सब समझ लिया था। कार्तिकी की बात पर शौर्य का चेहरा शर्म से लाल हो गया। ऐसा कुछ नहीं था, कहते हुए वो तेजी से वहां से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन कार्तिकी ने भी उसका पीछा किया। फिर कार्तिकी ने अचानक ऐसा जताया जैसे उसका पैर फिसलने वाला हो। यह देखकर शौर्य ने तुरंत उसे थाम लिया। उसी समय उस कैफे के एंट्रेंस पर, हमें अंदर आने दोगे या नहीं? खाली ही तो है ना? क्या भीड़ है, क्या बुकिंग है? दरवाजा खोलोगे कि नहीं? संध्या वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड से बहस कर रही थी। सिक्योरिटी गार्ड ने शांति से जवाब दिया, मैडम, इस कैफे को किसी एक व्यक्ति ने पूरी रात के लिए रेंट पर लिया है, इसलिए फिलहाल किसी और को अंदर आने की इजाजत नहीं है। इतना बड़ा आदमी कौन है इस शहर में? तुम्हें पता भी है हम कौन हैं?
हमारा फैमिली स्टेटस कितना बड़ा है, हम चाहें तो ये पूरी कफे ही खरीद सकते हैं। संध्या उस साधारण गार्ड को अपने फैमिली प्राइड से डराने की कोशिश कर रही थी। तभी अंदर से कार्तिकी की हंसी की आवाज सुनाई दी। संध्या उलझन में विवेक की ओर मुड़ी। उसकी नजर पूछ रही थी, क्या सिर्फ मुझे ही कार्तिकी की आवाज सुनाई दे रही है या तुम्हें भी? अगर संध्या को कोई बात जाननी हो तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। उसने सिक्योरिटी गार्ड से जबरदस्ती करके जान लिया कि अंदर कौन है। और फिर संध्या ने देखा, शौर्य और कार्तिकी दोनों अंदर बैठकर हंसते हुए बातें कर रहे थे। इस लड़की के कारण कंपनी में कितनी दिक्कतें आ रही हैं, क्या प्लान बना रही है अब यहां? संध्या अपने अंदाज में कार्तिकी को कोसने लगी, लेकिन विवेक की नजरें किसी और ही दिशा में थीं। वो शौर्य को देखकर जल रहा था। उसके मन में ख्याल आया, अगर शौर्य ना आया होता तो शायद कार्तिकी मेरी पत्नी होती। आज मैं उसकी जगह होता। चलो यहां से, इन दोनों के चेहरे और नहीं देख सकता। लोकेश माहेश्वरन के साथ ये घूम रही है और अब अपने पति के साथ रोमांस कर रही है। संध्या चिढ़कर बोली। विवेक ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप कार स्टार्ट कर दी। अगली सुबह वीरेंद्र के ऑफिस में एक अफवाह जंगल की आग की तरह फैलने लगी। मुथु ताता खुद कार्तिकी से माफी मांगने जा रहे हैं। ये खबर जिसने भी सुनी हैरान रह गया। पिछले कुछ दिनों से सबके कानों तक सिर्फ कार्तिकी के बारे में गलत बातें ही पहुंच रही थीं। ऐसे माहौल में एक सम्माननीय बुजुर्ग जैसे मुथु तात्ता का जाकर कार्तिकी से माफी मांगना लोगों को हजम नहीं हो रहा था। ये बात लक्ष्मी और कार्तिकी तक भी पहुंच गई। शौर्य ने जो कहा था वही सच हो रहा है। लक्ष्मी को यकीन नहीं हो रहा था। क्या ये अफवाह सच हो सकती है? क्या सच में मुथु तात्ता कार्तिकी से माफी मांगने आएंगे? क्या पुरानी तरह से कार्तिकी की जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाएगी? मुथु तात्ता और शौर्य के बीच अब क्या समस्याएं आने वाली हैं? अगली सुबह कार्तिकी के घर पर कार्तिकी को विश्वास ही इल्ले कि मुथु तात्ता उसे देखने के लिए खुद उसके घर आएंगे। कार्तिकी की शादी के बाद से मुथु तात्ता ने वीरेंद्र के घर आना पूरी तरह बंद कर दिया था। उन्हें शौर्य बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसीलिए उन्होंने शौर्य से कार्तिकी की शादी का विरोध किया था। वीरेंद्र ने कभी भी मुथु तात्ता का विरोध नहीं किया था, लेकिन इस बार उन्होंने जिद करके शौर्य से कार्तिकी की शादी करवाई। उसी दिन से मुथु तात्ता ने इस घर में आना बंद कर दिया था। कार्तिकी और लक्ष्मी सोफे पर बैठकर कॉफी पी रही थीं। वहीं शौर्य एक और सोफे में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। कॉफी पीते पीते कार्तिकी एक नजर शौर्य को देखती जा रही थी। उसकी हर हरकत पर निगाहें थीं। लक्ष्मी उससे बातें कर रही थीं, लेकिन कार्तिकी को सुनाई ही नहीं दे रहा था। कार्तिकी, मैं तुझसे ही बात कर रही हूं, कहां खोई हुई है तू? लक्ष्मी ने टोका। अम्मा, वो, कार्तिकी ने घबराते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज सुनकर शौर्य ने अखबार नीचे रखा और उसकी ओर देखा। कार्तिकी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी डोरबेल बजी और वो तुरंत मौके से निकल गई। मैं खोलती हूं। जब कार्तिकी ने दरवाजा खोला, उसका चेहरा एकदम बदल गया। बाहर मुथु तात्ता खड़े थे और उनके पीछे शशि कुमार, राहुल, संध्या और विवेक, पूरा परिवार वहीं खड़ा था। मुथु तात्ता का यहां आना कार्तिकी के लिए एक झटका था। कुछ पल के लिए तो वो हक्की बक्की होकर दरवाजे पर ही खड़ी रह गई। गला साफ करते हुए मुथु तात्ता बोले, अंदर बुलाओगी नहीं? तभी जाकर कार्तिकी को होश आया और उसने खुशी खुशी उन्हें घर के अंदर बुलाया। बेल की आवाज सुनकर लक्ष्मी भी देखने गई कि क्या हुआ। जब उसने देखा कि मुथु तात्ता पूरे परिवार के साथ खड़े हैं, वो तेजी से दरवाजे की ओर भागी। आप क्यों आए? कह बैठी लक्ष्मी। फिर खुद को संभालते हुए बोली, मतलब कब आए आप? आइए अंदर। अब कार्तिकी और लक्ष्मी दोनों चुप्पी साधे खड़ी थीं, लेकिन शौर्य बिना किसी प्रतिक्रिया के अपने न्यूज़पेपर में मग्न था। बाकी सभी के लिए मुथु तात्ता का आना एक चौंकाने वाली बात थी, लेकिन शौर्य के लिए यह कुछ खास नहीं था। उसके अनुसार मुथु तात्ता को माफी मांगनी ही होगी और वो आज आए हैं तो यकीनन उसी कारण। लक्ष्मी को आश्चर्य हुआ कि शौर्य जैसा सोच रहा था वही हो रहा था।
इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है इसमें? वह हैरान रह गई। मुथु तात्ता ने कमरे में आते ही तीनों के चेहरे पढ़े। लक्ष्मी और कार्तिकी के चेहरे खुशी से दमक रहे थे, पर शौर्य का चेहरा शांत, भावहीन, हल्की सी मुस्कान भी नहीं। यह देखकर मुथु तात्ता को थोड़ा खटका लगा। ये मुझे देखकर भी ऐसे बैठा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतना साहस कैसे? उन्होंने सोचा। घर के बाकी लोगों को भी यही लग रहा था कि इस सब का प्लानर शौर्य ही है, और मुथु तात्ता भी अब यही मानने लगे थे। थोड़ी देर में उनका चेहरा पसीने से भीग गया। कभी किसी ने उन्हें चुनौती नहीं दी थी, लेकिन शौर्य ने सिर्फ चुनौती ही नहीं दी, बल्कि करके भी दिखा दिया। कॉफी लेंगे या टी? लक्ष्मी ने पूछा। उन्होंने हाथ से इशारा कर मना कर दिया। कार्तिकी की तबीयत ठीक नहीं है, सुना, उसे देखने आया हूं, कहकर उन्होंने अपनी बात पूरी की। कार्तिकी को हल्की सी मुस्कान आ गई। मुथु तात्ता कभी किसी से माफी नहीं मांगते, तो क्या वो आज माफी मांगेंगे? ये सोचकर मुस्कुराई, पर कोई घुमा फिरा कर बात किए बिना वो सीधे कार्तिकी के पास आए और बोले, राहुल ने जो कहा वो मुझे नहीं सुनना चाहिए था। उसी की बातों पर विश्वास करके तुम्हें कंपनी से हटाना गलती थी। अब तुम वापस आओ, वही प्रोजेक्ट तुम्हें संभालना चाहिए। लेकिन उन्होंने माफी शब्द नहीं बोला। यह बात शौर्य ने तुरंत नोट की, पर इस समय वह कुछ नहीं बोल सकता था। फिर से माफी मंगवाना बेवकूफी होती। मुथु तात्ता की यह चालबाजी शौर्य को आगे बढ़ने से रोक रही थी। उन्होंने माफी बोले बिना ही सारा मामला निपटा दिया। अब कार्तिकी को वह ऑफर स्वीकार करना ही था। कार्तिकी के निर्णय के बाद मुथु तात्ता वहां से चले गए। जब सभी जा चुके थे, लक्ष्मी ने कार्तिकी से कहा, कार्तिकी, ये सपना है या सच? क्या तुम सच में इस प्रोजेक्ट को संभालने जा रही हो? कार्तिकी ने लक्ष्मी को गले लगाते हुए कहा, अम्मा, ये सपना नहीं है, अब ये पूरा प्रोजेक्ट मेरे हाथ में है। वह उत्साह में शौर्य के पास गई, लगभग उसे गले लगाने ही वाली थी, पर रुकी। फिर हल्के से मुस्कुराकर उसकी ओर देखने लगी। उसकी चमकती हुई आंखें देखकर शौर्य का दिल धड़क उठा। शौर्य, तात्ता ने वो प्रोजेक्ट फिर से मुझे दे दिया। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। उसके चेहरे की खुशी शौर्य के दिल को सुकून दे रही थी। अब कार्तिकी को विश्वास हो चुका था, चाहे जो भी हो जाए, शौर्य हमेशा उसके साथ रहेगा। 3 सालों तक लक्ष्मी शौर्य को निकम्मा समझती रही, पर आज वह अपनी सोच पर शर्मिंदा थी। आज उसे शौर्य पर गर्व हो रहा था। शौर्य, मेरे साथ चलो। कार्तिकी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कार की ओर ले गई। कार्तिकी, रुको, कहां जा रही हो? तुम ही सरप्राइज दोगे क्या? मैं भी दे सकती हूं। कार्तिकी ने उसे कुछ कहने का मौका दिए बिना कार तक ले गई। इस बार वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। कार में AR रहमान का गाना बज रहा था और वो खुशी खुशी गा रही थी। उसका चेहरा देख शौर्य को शांति मिली। एक पेड़ के नीचे कार रोक दी, जहां आसपास कोई दुकान वगैरह नहीं थी। कार्तिकी किसी को ढूंढ रही थी। किसे ढूंढ रही हो? शौर्य ने पूछा। मिल गया। उसने दूर एक बुजुर्ग को दिखाया जो साइकिल पर सुको कॉफी बेच रहे थे। यही मेरी फेवरेट जगह है। उस ताता की कॉफी बहुत टेस्टी होती है, जल्दी आओ। फिर उसने मुस्कुरा कर कहा, एक और फेवरेट प्लेस है मेरा, सही टाइम पर बताऊंगी। 2 दिन बाद RSP ग्रुप टूरिज्म प्रोजेक्ट पूरी तरह से कार्तिकी के हाथ में आ गया। इससे खुश होकर मुथु तात्ता ने KK रिजॉर्ट में एक बड़ा पार्टी रखा। सभी VIPs को इनवाइट किया गया। पार्टी में राहुल का चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा था। हेलो राहुल, इतना शांत क्यों? ये प्रोजेक्ट तुम्हारी कंपनी को मिला है। कम ऑन मैन, उसके दोस्त ने कहा। बाहर से मुस्कुरा रहा था राहुल, लेकिन अंदर गुस्से से जल रहा था। तभी मुथु तात्ता मंच पर आए और माइक लिया। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की पार्टी की हीरो मेरी पोती कार्तिकी है। वही अब RSP ग्रुप प्रोजेक्ट को पूरी तरह संभालेगी। कार्तिकी स्टेज पर खड़ी थी। उसकी नजरें सिर्फ शौर्य को ढूंढ रही थीं। उसने पहले ही कहा था, जब मैं स्टेज पर रहूं तो तुम मेरे सामने रहना। प्रोजेक्ट संभालने के बाद कार्तिकी पूरे शहर में फेमस हो गई। कुछ अमीर घरानों से शादी के प्रस्ताव आए, पर सबको यह जानकर निराशा हुई कि 3 साल पहले उसकी शादी हो चुकी है, वो भी एक अनफिट लड़के से।
अब लोग कार्तिकी और शौर्य को कीचड़ में खिला हुआ फूल कहकर बुलाने लगे थे। ये सब सुनकर शौर्य को समझ नहीं आया, हंसे या दुखी हो। उसे उम्मीद नहीं थी कि आरएसपी प्रोजेक्ट हाथ में आने के बाद ऐसी बातें भी होंगी। कार्तिकी की आंखें शौर्य को ढूंढ रही थीं। यह बात शौर्य समझ गया। एक कोने में खड़ा होकर उसने उसे इशारा किया। कार्तिकी को तभी सुकून मिला जब उसकी नजर शौर्य पर पड़ी। शौर्य अक्सर एडवोकेट नारायण शास्त्री को कॉल करके आरएसपी प्रोजेक्ट से जुड़ी हर अपडेट पूछता रहता था। ऐसे ही एक दिन, बजट के बारे में वरी करने की जरूरत नहीं अंकल, कार्तिकी जैसा बोल रही है वैसा ही डिजाइन करने को कह दीजिए। और हाँ, एक बात पूछनी थी, आपको उस गोस्ट सर्वेंट के बारे में कोई अपडेट मिला क्या? शौर्य ने फोन पर नारायण शास्त्री से पूछा। नारायण शास्त्री ने बताया कि कुछ समय से उनके बारे में कोई अपडेट नहीं है। यह सुनकर शौर्य को थोड़ी राहत मिली। अगली सुबह सुबह कार्तिकी शौर्य के बेडरूम में दौड़ती हुई आई। उस वक्त शौर्य गहरी नींद में था। उसे ऐसे गहराई से सोते देखकर कार्तिकी सोच में पड़ गई, उसे उठाऊं या नहीं। वो खुद को भूलकर शौर्य को निहारने लगी। शौर्य का चेहरा जैसे चुंबक की तरह उसे खींच रहा था। धीरे धीरे उसके चेहरे के पास जाकर उसने हल्के से उसके बालों को सहलाया। तभी शौर्य अचानक आंखें खोल बैठा। कार्तिकी घबराकर फौरन बेड से उठने की कोशिश करने लगी। नींद से उठते ही शौर्य जोर से चिल्लाया। कार्तिकी एकदम से रुक गई और उलझन में उसके सामने हाथ कमर पर रखकर खड़ी रही। उसी पल कांपते हुए शौर्य उसके पास आया और उसके कंधे से एक छिपकली को झटक दिया। अब तक शांत खड़ी कार्तिकी जैसे ही उस छिपकली को देखी, उसके साथ मिलकर जोर से चिल्लाने लगी। दोनों की चिल्लाहट ऐसी थी कि खुद छिपकली के भी कान बंद हो गए होते। इतना चिल्लाने के बाद गले सूख जाने के कारण दोनों वहीं बैठकर शांत हो गए। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद शौर्य ने हल्के से मुस्कुराकर कार्तिकी की तरफ देखा। कार्तिकी को भी सब कुछ भूल गया और वह भी मुस्कुरा दी। अब शौर्य कुछ पूछने ही वाला था कि उससे पहले कार्तिकी बोल पड़ी। प्लीज, पहले मैं कह दूं, कुछ भी मत कहना, मैंने कुछ गलत नहीं किया, ठीक है? कार्तिकी ने अपनी आंखें बंद करते हुए जल्दी जल्दी कह डाला। शौर्य हंसते हुए बोला, वो सब नहीं, तुम मेरी टांग पर खड़ी हो। यह सुनते ही कार्तिकी ने तुरंत अपना पैर पीछे खींच लिया, फिर बोली तक नहीं, अपनी जीभ को काटकर चुप हो गई। शर्म से उसके गाल पूरे लाल हो गए थे। तभी शौर्य ने पूछा, कहीं बाहर जाना है क्या? अब जाकर कार्तिकी को याद आया कि वो इस कमरे में क्यों आई थी। अरे हां शौर्य, टाइम हो गया, जल्दी निकलो, हमें अभी एयरपोर्ट जाना है। कार्तिकी ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा, मेरी बेस्ट फ्रेंड स्नेहा आज इंडिया आ रही है, थोड़ी ही देर में लैंड हो जाएगी, चलो जल्दी। कहते हुए वह कमरे से तेजी से निकल गई। स्नेहा नाम सुनते ही शौर्य जैसे चौंक गया। उसके माथे पर हाथ रखकर बैठ गया। इतने सालों बाद ये यहां क्यों आ रही है? कार्तिकी के साथ बाहर जाने के लिए हमेशा खुश होकर तैयार होने वाला शौर्य आज अनमने ढंग से तैयार हो रहा था। वो सोच रहा था कि कैसे भी करके थोड़ा समय खींच देना है। अब उन्हें यहां आने को किसने कहा? इतने सालों तक तो चैन से था मैं, फिर से वही सब। कहते हुए शौर्य बड़बड़ाता हुआ बाहर निकल रहा था। कार्तिकी ने उसकी उस बड़बड़ाहट को सुन लिया। इडलियों में कितनी उड़द और कितनी चावल डाली थी, गिना क्या? जल्दी खाओ, स्नेहा की फ्लाइट अभी लैंड हो जाएगी, उससे पहले पहुंचना है। कहते हुए वो जल्दी से अपना हैंडबैग लेकर कार की ओर चल दी। मुझे अब भूख ही नहीं है, कहते हुए शौर्य अधूरी प्लेट छोड़कर कार्तिकी के पीछे दौड़ा। स्नेहा कार्तिकी की उजाला जैसी घनिष्ठ मित्र थी, लेकिन कार्तिकी के स्वभाव का स्नेहा में जरा भी अंश नहीं था। कार्तिकी और शौर्य की शादी को रोकने के लिए जितनी कोशिश वनिता ने नहीं की, उससे दोगुनी कोशिश स्नेहा ने की थी। वनिता जितना नफरत करती थी, उससे कई गुना स्नेहा शौर्य को नापसंद करती थी। जिस इंसान को कोई डर नहीं लगता था, उसे डराने वाली एकमात्र इंसान स्नेहा थी। कार्तिकी की शादी रोकने के लिए उसने कई चालें चली थीं। उनमें से एक थी ऐसा दिखाना कि वह शौर्य से प्यार करती है, ताकि शादी ही ना हो। जब वो तरीका फेल हो गया, तो शादी के मंच पर ही आकर उसने ड्रामा किया
और शौर्य को कार्तिकी की गर्दन में थाली बांधने से रोकने की कोशिश की। स्नेहा की वजह से शौर्य ने 3 साल पहले बहुत सारी परेशानियां झेली थीं। शौर्य की किस्मत अच्छी थी कि कार्तिकी से शादी के अगले ही दिन स्नेहा पढ़ाई के लिए विदेश चली गई। उसके विदेश जाने के बाद ही शौर्य को सुकून मिला था। वो सोच रहा था कि अब वो कभी लौट कर नहीं आएगी, लेकिन अब जब वो लौट रही थी तो ये खबर शौर्य के लिए जैसे आसमान से बिजली गिरने जैसी थी। उसके पुराने अनुभवों को याद करते ही शौर्य का दिल कांप उठा। अब की बार क्या करने वाली है वो, इस बात का अंदाजा भी उसे नहीं था। कोयम्बटूर एयरपोर्ट पर कार्तिकी और शौर्य आधे घंटे से अराइवल गेट पर स्नेहा के इंतजार में खड़े थे। तभी गूची हैंडबैग, आंखों पर बुल्गारी फ्लोरा सनग्लासेस और एक स्टाइलिश सूटकेस को खींचती हुई स्नेहा उनकी ओर बढ़ी। वो बिल्कुल बार्बी डॉल जैसी लग रही थी। हालांकि अराइवल गेट पर भीड़ थी, फिर भी उस भीड़ में स्नेहा अलग ही चमक रही थी। अगर कार्तिकी और स्नेहा एक साथ चलें तो पूरा ऊटी उनकी सुंदरता पर मोहित हो जाए। डार्लिंग, कितना टाइम हो गया तुझसे मिले हुए, कैसी है तू? मैं तुझे बहुत मिस की, कहते हुए स्नेहा खुशी से दौड़ती हुई आकर कार्तिकी को गले लगी। मैंने भी तुझे बहुत मिस किया, कहते हुए कार्तिकी मुस्कुरा पड़ी। तो फिर उसे छोड़ के मेरे साथ भाग चल, मैं तुझे अच्छे से संभाल लूंगी। सच बता, अपने हस्बैंड से ज्यादा मुझे मिस किया ना तू? कहते हुए कार्तिकी की कमर में चिकोटी काटते हुए स्नेहा हंसी। स्नेहा जो सोचती है वही बोलती है, बिना कुछ फिल्टर किए। उसके सवाल का जवाब कार्तिकी दे ही नहीं पाई और असहज होकर मुस्कुराने लगी। ऑल राइट, ऑल राइट, मुंह देख, डर मत, अब तुझसे भागने को नहीं कहूंगी, ओके? स्नेहा जोर से हंसते हुए बोली। जब मैं गांव गई तब तक तू तो फेमस हो गई। सुना तू आरएसपी ग्रुप के टूरिज्म प्रोजेक्ट को संभालने वाली है। तुझे देखकर गर्व होता है यार। फिर से कार्तिकी को गले लगा लिया स्नेहा ने। इसकी असली वजह शौर्य ही था। अगर शौर्य नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कर पाती, कहते हुए कार्तिकी ने शौर्य की ओर इशारा किया। क्या शौर्य, ये नया प्रैंक है क्या? हर महीने तेरे पापा से पैसे मांगने वाला ये लड़का और आरएसपी ग्रुप, मजाक मत कर। स्नेहा ने शक से देखा। मैं जो कह रही हूं वो सब सच्चाई है। तुझे यकीन न हो तो शौर्य से खुद पूछ ले, कार्तिकी बोली। शौर्य उस समय खुद को इस सब से अलग रखने के लिए 10 कदम दूर खड़ा था। कार्तिकी ने उसे खींचकर पास लाया और उसका हाथ पकड़कर अपनी कमर के पास रख दिया ताकि वो भाग न जाए। स्नेहा को देखते हुए बोली, अब जो पूछना है उससे पूछ ले। जैसे ही शौर्य कुछ बोलने को हुआ, स्नेहा बीच में ही कूद पड़ी। सो ये है शौर्य, अगर तू नहीं बताती तो मैं इसे तेरा ड्राइवर समझती। ये सुनकर शौर्य कुछ कह नहीं पाया। उसे समझ में आ गया कि स्नेहा जानबूझकर ये सब कर रही है। कार्तिकी को भी ये अंदाजा हो गया। स्नेहा का स्वभाव पहले भी ऐसा था, उसने कई बार देखा था। अगर उन्हें बात करने दिया गया तो ये झगड़े में ही खत्म होगा। ऐसा सोचकर कार्तिकी ने बात मोड़ दी। स्नेहा, तुझे भूख लग रही थी ना? पहले चल के कुछ खा लेते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। खाना सुनते ही स्नेहा का चेहरा खिल गया। मेरी जान, तुझे हमेशा पता रहता है मुझे क्या चाहिए। बाहर का खाना खा खाकर मेरी जबान बर्बाद हो गई। अब तो बस देसी खाना चाहिए। चल जल्दी, कहते हुए वो कार्तिकी का हाथ पकड़कर चल दी। फिर शौर्य की तरफ देखकर बोली, तू वहां क्या ठंडा मूर्तिवत खड़ा है? सारा लगेज कौन उठाएगा? स्टाइल में बाल झटकते हुए तेजी से आगे निकल गई स्नेहा। शौर्य ने भी उसका वही पुराना रवैया देखकर मुस्कुराते हुए सारा लगेज उठाया और उनके पीछे चल पड़ा। कार्तिकी और स्नेहा आपस में हाथ पकड़कर हंसते हुए बातें कर रही थीं। शौर्य उनसे 10 कदम पीछे। चलते चलते अचानक स्नेहा ने पूछा, कार्तिकी, तुम्हारे बीच वो सब हो गया क्या? ये सवाल सुनकर कार्तिकी शर्मा गई। वो कुछ न समझने का नाटक करने लगी। स्नेहा ने आंखें मटकाते हुए वही सवाल दोहराया। कार्तिकी जवाब नहीं दे पाई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। अंततः हकलाते हुए जब कुछ बोलने लगी, स्नेहा समझ गई कि उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ है। शादी को 3 साल हो गए और कुछ भी नहीं हुआ। स्नेहा चौंक गई। शौर्य को कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर नहीं तो फिर ऐसा क्यों? क्या तुम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम है? कार्तिकी ने सिर्फ नहीं कहा। थोड़ी देर चुपचाप चलने के बाद
स्नेहा अचानक रुकी और बोली, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब तक वो सब हो जाना चाहिए था। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि तुझे शौर्य पसंद नहीं। स्नेहा, बस करो। पसंद है तो जरूरी है कि ऐसा ही हो। तू कुछ भी बोले जा रही है जो बिल्कुल भी जुड़ता नहीं। कार्तिकी ने भौहें चढ़ाकर जवाब दिया। स्नेहा हंसते हुए बोली, तू मुझे बच्चा समझ रही है क्या? जो लोग प्यार करते हैं उनके बीच ये सब ना हो तो फिर कैसा प्यार? मैं तो कहूंगी तुम दोनों के बीच प्यार ही नहीं है। कहकर वो आगे बढ़ गई। कार्तिकी होठों को चबाते हुए सोचने लगी, मैं शौर्य से प्यार करती हूं। मुझे यकीन है कि वो भी मुझसे प्यार करता है। फिर भी हमारे बीच ऐसा क्यों नहीं हुआ? वो गहरी सोच में डूबी थी, जबकि स्नेहा बक बक करती जा रही थी। फिर अचानक स्नेहा पीछे मुड़ी और बोली, कार्तिकी, मुझे पता है तुझे शौर्य पसंद नहीं। जितनी जल्दी उससे अलग हो जाए उतना ही अच्छा है। जब मैं फॉरेन में थी, कई अच्छे दोस्त बने, सब बड़े बिजनेस बैकग्राउंड से हैं। उनमें से किसी को मैं तुझसे मिलवाऊंगी। वो शौर्य से 100 गुना बेहतर होंगे। कहते हुए स्नेहा ने उसका हाथ थाम लिया। कार्तिकी ने झटके से हाथ छुड़ाया। जो भी हो जाए, मैं शौर्य को नहीं छोड़ूंगी। कहते हुए तेजी से आगे बढ़ गई। लेकिन स्नेहा पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। अब तू एक बड़ी कंपनी चला रही है और शौर्य, वो तो बस तेरे नीचे काम करने वाला एक मामूली इंसान है। तुम दोनों के बीच कोई मेल नहीं। स्नेहा की बातें कार्तिकी को झंझोर रही थीं। स्नेहा, प्लीज बस करो। तेरी नजर में शौर्य भले ही बेकार हो, लेकिन अगर वो नहीं होता तो मैं आज यहां तक कभी नहीं पहुंच पाती। अब इस बारे में एक शब्द भी मत बोलो। कार्तिकी का इस तरह भावुक होकर बोलना स्नेहा ने कभी नहीं देखा था। वो कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन शब्द वहीं अटक गए। तीनों एयरपोर्ट से बाहर निकलकर कार में बैठ गए। तभी ड्राइवर सीट पर बैठे शौर्य को देखा स्नेहा ने। शौर्य ने भी जानबूझकर अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। गाड़ी सीधे कोयम्बटूर में मौजूद एक फेमस पारंपरिक रेस्टोरेंट के सामने आकर रुकी। स्नेहा हाथों में हाथ पकड़े आगे बढ़ी, जबकि शौर्य हमेशा की तरह उनसे 2 कदम पीछे चल रहा था। होटल का इंटीरियर पूरी तरह से पारंपरिक शैली में सुंदर तरीके से सजाया गया था। बैठने की व्यवस्था भी वहां वर्गीकृत रूप से की गई थी। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी की तरह 3 अलग अलग कैबिन बनाए गए थे। क्लास ए केबिन एक प्राइवेट केबिन था, जिसे पहले से बुक करना जरूरी था। स्नेहा के इंडिया आने की खबर मिलते ही कार्तिकी ने सुबह सुबह जल्दबाजी में क्लास ए कैबिन बुक करवा लिया था। अच्छी तरह से देख लीजिए, सुबह 6 बजे कार्तिकी के नाम से बुक हुआ होगा, कार्तिकी ने रिसेप्शन पर कहा। वहां के स्टाफ लोग अगले 10 मिनट तक बुकिंग रजिस्टर पलट पलट कर देखते रहे। तभी वहीं पर उस रेस्तरां का एक स्टाफ मेंबर आया। बहुत खेद मैडम, मैं ही यहां का होटल मैनेजर हूं। चूंकि आपने प्री पेमेंट नहीं किया था, किसी और ने इमरजेंसी में बुक किया तो हमें अलॉट करना पड़ा। इसके लिए बहुत माफ कीजिए मैडम। वो बहुत विनम्रता से कार्तिकी से माफी मांग रहा था। यह रेस्टोरेंट कार्तिकी और स्नेहा दोनों की सबसे पसंदीदा जगह थी। दोनों ने कई बार यहां आकर खाना खाया था। क्लास ए नहीं मिलने की खबर सुनते ही कार्तिकी ने पूछा, क्लास बी में कोई जगह है क्या? लेकिन आज का दिन कुछ अलग ही था। मैनेजर ने दोबारा माफी मांगते हुए बताया कि आज पूरा रेस्टोरेंट फुल है, कोई जगह खाली नहीं। ये सब देखते हुए शौर्य ने चुपचाप अपनी जेब से मोबाइल निकाला और एडवोकेट नारायण शास्त्री को कॉल करने ही वाला था। लेकिन तभी स्नेहा, जो अभी तक चुप थी, होटल मैनेजर पर भड़क उठी। उसे चिल्लाते देख शौर्य ने फोन फिर से जेब में डाल दिया। हमने बुकिंग की या नहीं की, वो अलग बात। अगर क्लास ए नहीं दे सकते तो कम से कम क्लास बी तो देना आपकी जिम्मेदारी है। वो भी नहीं है तो ये क्या बात हुई? स्नेहा के चिल्लाने से वहां थोड़ी भीड़ इकट्ठा होने लगी। अब सब कुछ ठीक चल रहा था। गोस्ट सर्वेंट के बारे में कोई खबर नहीं थी। ऐसी स्थिति में भीड़ में ध्यान खींचने जैसी गलती नहीं करनी चाहिए। ऐसा सोचकर शौर्य ने कार्तिकी को इशारे से बाहर ले जाने की कोशिश की। वे दोनों धीरे धीरे रेस्टोरेंट से बाहर निकलने लगे। लेकिन इस सब को नोटिस कर चुकी थी स्नेहा। उसने तुरंत होटल मैनेजर से बहस बंद कर दी और तेजी से कार्तिकी और शौर्य के पीछे दौड़ी। उसी वक्त भागते भागते वो सामने से आ रहे एक आदमी से टकरा गई।
उससे टकराने के बाद अपना सिर सहलाते हुए स्नेहा ने सामने देखा। जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े व्यक्ति पर पड़ी, उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। लेकिन चारों ओर मौजूद लोग उस आदमी को देखकर सहम गए। वो आदमी कौन है? क्या स्नेहा उसे पहले से जानती है? प्रताप, वाओ, व्हाट अ सरप्राइज! तू यहां शहर आकर एक फोन कॉल भी नहीं किया मुझे। स्नेहा सामने खड़े व्यक्ति से घुल मिलकर हंसते हुए बात कर रही थी। लगभग 6 फुट लंबा, कोट सूट में सजा, सिर से पांव तक महंगी चीजें पहने वो लड़का पहली नजर में ही किसी बड़े खानदान का लगता था। स्नेहा बार बार उसे प्रताप कहने पर शौर्य ने अंदाजा लगाया कि उसका नाम प्रताप ही होगा। दोनों इस तरह हंसते बोलते थे जैसे बरसों पुरानी जान पहचान हो। स्नेहा और प्रताप की बातचीत को कार्तिकी और शौर्य भी गौर से देख रहे थे। वेरी सॉरी डियर, अचानक शहर आना पड़ा। अब तो पापा का सारा बिजनेस मैं ही देख रहा हूं, और ये जो रेस्टोरेंट है ना जिसमें तू खड़ी है, ये भी हमारे ही एम्पायर का हिस्सा है। प्रताप ने कॉलर उठाते हुए गर्व से कहा। स्नेहा जब फॉरेन में पढ़ रही थी, उसी यूनिवर्सिटी में प्रताप भी पढ़ा था। अचानक उसके पिता ने उसे भारत लौटने को कहा और उसने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। कोयम्बटूर में परंपराई रेस्टोरेंट की कई ब्रांचेस हैं। कार्तिकी के लिए मुथु थात्ता द्वारा आयोजित पार्टी भी यहीं हुई थी। बात करते करते प्रताप की नजर कार्तिकी पर पड़ी। उसे देखकर उसके चेहरे पर चमक आ गई। कार्तिकी का सौंदर्य ऐसा था कि कोई भी उसे देखता रह जाए। कार्तिकी को देखते ही उसका चेहरा मन में बस गया। स्नेहा ने प्रताप की नजरें पढ़ लीं और कार्तिकी का उससे परिचय करवाया। याद है ना, मैं अक्सर कहती थी मेरी एक बेस्ट फ्रेंड इंडिया में है, वो यही है, माय बेस्ट फ्रेंड कार्तिकी। ऐसा कहते हुए स्नेहा ने कार्तिकी को गले लगा लिया। पब्लिक में स्नेहा द्वारा गले लगाए जाने पर कार्तिकी थोड़ी झेंप गई और धीरे से खुद को अलग कर लिया। उसी वक्त प्रताप ने कार्तिकी को हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन कार्तिकी ने बिना हाथ मिलाए दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। यह देख प्रताप झेंप गया और अपने बालों को ठीक करने का नाटक करते हुए अपना हाथ वापस खींच लिया। वहीं खड़ा शौर्य, जो सामान्य कपड़ों में था, उसे देखकर प्रताप ने उसकी ओर देखना भी उचित नहीं समझा। सोच लिया कि वह कोई ड्राइवर या बॉडीगार्ड होगा। इंडिया आने से पहले फोन कर देता तो मैं खुद आकर पिक कर लेता। कार्तिकी मैडम को इतनी दूर किसी ड्राइवर के साथ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कहकर प्रताप ने पीछे खड़े शौर्य की ओर इशारा किया। यह सुनकर कार्तिकी को गुस्सा आया। वह कुछ कहने ही वाली थी कि शौर्य ने उसका हाथ पकड़कर सिर हिलाते हुए इशारे में कहा, छोड़ दो। प्रताप द्वारा शौर्य को ड्राइवर कहे जाने से स्नेहा को भीतर ही भीतर एक अजीब सी संतुष्टि मिली। खाने का ही तो है ना, होटल तक आकर ऐसे ही खड़े हो। यहाँ का फूड तो सुपर टेस्टी होता है, और स्नेहा, ये तो पूरी तरह तेरे टेस्ट को सूट करता है, प्रताप ने कहा। इतना बड़ा होटल और हमें तो प्राइवेट रूम भी नहीं मिला बुक करने पर, स्नेहा ने नाक भौं चढ़ाकर कहा। प्रताप ने तुरंत मैनेजर को बुलाया और 5 मिनट में प्राइवेट कैबिन अरेंज कर दिया। इफ यू डोंट माइंड, हम भी आपके साथ ज्वाइन कर लें क्या? उसने बगल में खड़े अपने दोस्त इनबा के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। यह सुनकर कार्तिकी ने शौर्य की ओर देखा और मना करने का इशारा किया। स्नेहा के कान में धीरे से कहा, नहीं चाहिए, मगर स्नेहा ने अनसुना कर दिया और कैबिन की ओर प्रताप के साथ चल पड़ी। कार्तिकी वहीं खड़ी रह गई। शौर्य ने उसे देखा, वह असहज लग रही थी। शौर्य ने उसका हाथ थामते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं हूं ना, उसकी आंखों में झांकते हुए। शौर्य का चेहरा देखते ही कार्तिकी के चेहरे से सारी घबराहट गायब हो गई। दोनों स्नेहा के पीछे पीछे कैबिन में चले गए। कैबिन में बैठते ही प्रताप ने हंसते हुए फिर पूछा, ये कौन है स्नेहा? मैंने पहले ही कहा था ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड कार्तिकी है ये। स्नेहा ने फिर कार्तिकी का नाम लिया, मगर शौर्य का नाम लेना जरूरी नहीं समझा। कार्तिकी ने स्नेहा की जांघ पर हाथ रखा और कहा, शौर्य के बारे में भी बोलो ना। मगर स्नेहा के मन में एक योजना चल रही थी, प्रताप के सामने शौर्य को नीचा दिखाने की। एक पल के लिए कार्तिकी को गौर से देखते हुए प्रताप बोला, अगर बुरा न लगे तो एक सवाल पूछूं?
अभी जो RSP ग्रुप का टूरिज्म प्रोजेक्ट चला रही हैं, वो आप ही हैं ना कार्तिकी? एम आई राइट? स्नेहा खुशी से उछलते हुए बोली। हाँ, यही वो कार्तिकी है। फिर उसने अपने दोस्त इनबा को भी सबके सामने इंट्रोड्यूस किया। इनबा का पिता कोयम्बटूर में कई जगह ज्वेलरी शोरूम्स के मालिक हैं। प्रताप की तरह इनबा भी अपने एसेट की डींगे मारने लगा। अब प्रताप की निगाह एक बार फिर शौर्य पर गई। पहले तो उसे लगा था कि वो ड्राइवर है, लेकिन कार्तिकी के पास बैठा देखकर थोड़ा संदेह हुआ। फिर आप खुद के बारे में कुछ नहीं बताएं? प्रताप ने शौर्य की ओर देखकर पूछा। शौर्य नाम है, बस इतना ही कहकर शौर्य चुप हो गया। कहीं ये वही आदमी तो नहीं जिसके बारे में शहर में बात हो रही है, जो कार्तिकी के साथ शादी करके बैठा है? प्रताप ने मन में सोचा और मुस्कुराया। शौर्य, राइट, आपने ही शादी की है कार्तिकी से, और आप करते क्या हैं? यह कहते हुए उसकी आवाज में तिरस्कार छिपा हुआ था। शौर्य समझ गया कि ये सब बातें उसे नीचा दिखाने के लिए की जा रही हैं। सुना है आप हाउस हस्बैंड की तरह रहते हैं, कोई काम नहीं करते, बीवी के पैसों पर ऐश करते हैं। अगर हमें भी कार्तिकी जैसी वाइफ मिल जाए तो हम भी मजे करें। यह कहकर प्रताप हंस पड़ा। साथ में स्नेहा और इनबा भी हंसी में शामिल हो गए। बस करो, एक सख्त आवाज गूंजी और सभी चुप हो गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कार्तिकी इस तरह चिल्लाएगी। इसमें क्या बुरा है? हाउस हस्बैंड रहना मुझे कोई शर्म की बात नहीं लगती। शौर्य ने कार्तिकी का हाथ पकड़ते हुए कहा। उसके हाथ को धीरे से थपथपाते हुए उसने कार्तिकी के कान में फुसफुसाया। डोंट वरी, मैं संभाल लूंगा। इसके बाद कार्तिकी चुप हो गई। सॉरी ब्रदर, आपको नीचा दिखाने का हमारा इरादा नहीं था, प्रताप बोला। हे इनबा, तू नई दुकान खोल रहा था ना, वहां अगर आदमी चाहिए हो तो शौर्य को रख ले। ये कहते हुए प्रताप ने शौर्य की ओर देखा। वो तो वैसे भी घर पर ही बैठा है। आई मीन, तुम्हारी दुकान में वो फिट हो जाएगा। इनबा जोर से हंस पड़ा। हमें तो वैसे भी स्टाफ की जरूरत है, 10% ज्यादा सैलरी दूंगा इसे बाकी से। अगर उसे पसंद न आए तो 1000 रुपये एक्स्ट्रा भी दे दूंगा। अब तो हम सब फेमिलियर फेसेस हैं ना शौर्य? प्रताप मीठी बातों की आड़ में झर घोलने लगा। अब स्नेहा ने शौर्य के चेहरे को देखा। वह बिना कोई भाव दिखाए शांत बैठा था। शौर्य, अच्छा ऑफर है, चुप मत रहो। ऐसी बड़ी बड़ी जगह से मिले ऑफर जिंदगी में एक बार ही आते हैं, स्नेहा ने कहा। कार्तिकी को बार बार बदलने की कोशिश नाकाम होने पर अब स्नेहा का नया निशाना शौर्य था। वो चाहती थी कि शौर्य को एहसास हो कि वह इस स्तर के लोगों के बीच नहीं टिक सकता। सॉरी, आप सबके ऑफर्स मन को लुभाते हैं, लेकिन मैं फिलहाल उस स्थिति में नहीं हूं। मुझे गर्व है कि मैं वीरेंद्र सर का पीए हूं, शौर्य ने कहकर चुप हो गया। यही मौका था, स्नेहा ने सोचा, और भी ज्यादा नीचा दिखाने लगी। सिर्फ एक शब्द जो शौर्य ने कहा था, कार्तिकी उस वजह से अब तक चुप थी। लेकिन अब उसके सामने शौर्य का अपमान हो रहा था और वो चुप नहीं रह सकी। उसने सामने रखे स्पून को टेबल पर पटका और गुस्से से कहा, बस करिए सब, अब कोई भी शौर्य के बारे में एक शब्द नहीं बोलेगा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। स्नेहा को इस प्रतिक्रिया की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वह चौंक गई। सॉरी, कार्तिकी सिर्फ कंसर्न में बोली। प्रताप कुछ कह ही रहा था कि तभी स्नेहा उठ खड़ी हुई। यहां कहां है वॉशरूम? स्नेहा ने पूछा। प्रताप ने अपने दाएं हाथ से दिशा दिखाई। रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। कार्तिकी सच में शौर्य से प्यार करती है, ये स्नेहा को उस पल में साफ समझ में आ गया। ऐसी तालीम, ऐसा स्टेटस रखने वाली लड़की इस जैसे के साथ जिंदगी बिताने वाली है। ऐसा सोचते ही स्नेहा के अंदर एक आग सुलगने लगी। जल्दी में उसने वॉश बेसिन से मुट्ठी भर पानी अपने चेहरे पर मारा और कुछ सोचती रही। आईने में अपना चेहरा देखती हुई वह बड़बड़ाई, कार्तिकी को कैसे भी बोलो समझेगी ही नहीं। उसमें ऐसा क्या देखा इसने? स्नेहा, सोच, कुछ तो करना होगा। उसी वक्त उसी बाथरूम में एक गंजा आदमी अंदर आया। गले में कई गोल्ड चेन्स, चेहरा खुरदुरा, पूरा हुलिया डरावना। वो अंदर घुसते ही पूरे बाथरूम में शराब की बदबू भर गई। लड़खड़ाता हुआ जैसे ही वो भीतर आया,
स्नेहा के चेहरे पर हल्का डर छा गया, मगर तुरंत हिम्मत जुटाकर बोली, हेलो मिस्टर, ये लेडीज बाथरूम है, जरा भी मैनर्स नहीं है क्या? बाहर जाइए। मगर वह गंजा शराबी अपने हाथ में लिकर की बोतल लिए हुए बाहर जाने का रास्ता ही रोककर बैठ गया। स्नेहा जल्दबाजी में कैबिन से बाहर निकलते वक्त अपना मोबाइल अंदर ही भूल गई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। सर, प्लीज, आप जिस रास्ते में बैठे हैं, मुझे वहीं से निकलना है। प्लीज उठ जाइए, मैं बस निकल जाऊंगी। स्नेहा अब की बार शांत लहजे में बोली। प्राइवेट कैबिन से लगा हुआ यह बाथरूम सिर्फ वहीं खाना खाने वाले लोगों के लिए था, इसलिए यहां अक्सर भीड़ नहीं होती। और जो भी हो, यहां क्या हो रहा है, ये बाहर वालों को पता ही नहीं चलता। स्नेहा धीरे धीरे दीवार पकड़कर बाथरूम के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। दरवाजे और उस शराबी के बीच जो थोड़ी सी जगह थी, वहां से किसी तरह निकलने की कोशिश की। उसी वक्त गहरे नशे में धुत वह गंजा आदमी अचानक आंखें खोलकर देखता है। स्नेहा उससे बहुत करीब खड़ी थी। इतनी सुंदर लड़की को पास खड़े देखकर उस शराबी ने अचानक उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। स्नेहा घबरा गई, लेकिन पल भर में अपने पूरे जोर से उसे एक जोरदार धक्का दिया। धक्का इतना जबरदस्त था कि वह शराबी 2 कदम पीछे जाकर दीवार से टकरा गया। मगर स्नेहा को देखकर गुस्से में आने के बजाय वह हैरानी से मुस्कुराया। दिखने में तो सीधी लगती है, लेकिन क्या जोरदार वार था। तेरी टर्न खत्म, अब मेरी टर्न है, कहकर वह डगमगाते हुए उसकी ओर बढ़ा। उसकी तेज चाल और डगमगाते कदमों को देखकर स्नेहा डर के मारे वहीं जमकर खड़ी रह गई। अब बाथरूम में उस गंजे शराबी के साथ फंसी स्नेहा की हालत क्या होगी? सिर्फ दिखने में सीधी है, असल में तो आग है। गंजे रावड़ी ने स्नेहा की ओर देखकर घिनौने हाव भाव में कहा। उसने एक हाथ से स्नेहा की कलाई को कसकर पकड़ रखा था और दूसरे हाथ में सिगरेट थी। सिगरेट का कश लेते हुए वह उसके चेहरे पर धुआं उड़ा रहा था। स्नेहा ने खुद को छुड़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह शराबी राक्षस उसकी तुलना में बहुत बड़ा था। उसकी पकड़ इतनी कस थी कि स्नेहा की गोरी कलाई सुर्ख हो गई। वह सिगरेट का आखिरी कश खींचकर उसे नीचे फेंकते हुए अपने पैर से मसल दिया। फिर उसका चेहरा स्नेहा के कान के पास लाकर बोला, इस सिगरेट जैसी ही हालत तेरी भी होगी, अकेली आके मेरे हाथ लग गई। यह कहते हुए उसने स्नेहा को जोर से खींचा। स्नेहा को समझ ही नहीं आया कि वह क्या करे। फिर एक विचार आया, पहले इस हाथ की पकड़ छुड़ानी है। वह झटपट झुकी और अपनी पूरी ताकत से उस गंजे रावड़ी की कलाई पर जोर से काट लिया। ऊपर के और नीचे के सारे दांत उसकी कलाई में गहराई तक धंस गए। आह! वह दर्द से चिल्लाया और हाथ झटक दिया। उसका एक पैर ऊपर उठ गया और वह चीखता रहा। स्नेहा इस मौके को भांपकर लाइटनिंग की तरह बाथरूम के दरवाजे की ओर भागी, मगर वह शराबी रावड़ी भी पीछे भागा। हाथ में लिकर की बोतल उठाई। क्या हिम्मत है तेरी? मेरे जैसे आदमी से बच के निकलने की सोचती है? अब बता, बोतल से कैसे मारूं? स्नेहा डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। अब तक तो ये बोतल मेरे सिर पर गिर चुकी होती। क्या हुआ? उसने सोचते हुए आंखें खोली। वह दंग रह गई। वो गंजा रावड़ी जमीन पर गिरा हुआ था। उसके मुंह से खून निकल रहा था और सामने शौर्य के हाथ में वही लिक्वर बोतल थी। स्नेहा, आर यू ऑल राइट? शौर्य ने पूछा। स्नेहा शौर्य और उस गंजे आदमी को बारी बारी देखकर बोली, तूने मारा? तूने मेरी जान बचाई? उसकी कलाई अब भी लाल थी। कांपते हुए वह उठी। तभी पीछे से कार्तिकी दौड़ती हुई आई और उसे थाम लिया। स्नेहा, ये सब क्या हुआ? उसने तुझे क्यों मारा? कार्तिकी ने घबराते हुए पूछा। स्नेहा थक चुकी थी। उसके शरीर से जैसे जान निकल रही थी। उसने फिर उस रावड़ी की कलाई की ओर देखा, जहां अब भी उसके दांतों का निशान था। कार्तिकी ने भी वही देखा और भी घबरा गई। क्या हुआ डियर, बताओ? कार्तिकी ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा। उसने मुझसे गलत हरकत करने की कोशिश की। मेरी कलाई कसकर पकड़ी थी, इसलिए लाल हो गई। उससे छूटने के लिए मैंने काट लिया। तब उसने बोतल से मारने की कोशिश की। तभी वहां प्रताप और इनबा भी पहुंच गए। प्रताप उस रावड़ी की हालत देखकर तमतमा गया और इनबा के साथ मिलकर उसे पीटना शुरू कर दिया।
पहले ही शौर्य से मार खा चुका, वह अब प्रताप और इनबा से भी पिटता रहा। बस, इससे ज्यादा मारा तो मर जाएगा, शौर्य ने प्रताप का हाथ पकड़ते हुए कहा। प्रताप ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया और जहां शौर्य ने छुआ वहां से डस्ट झाड़ते हुए बोला। स्नेहा मन ही मन सोचे जा रही थी। किसी ने बचाने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन शौर्य आ गया। मगर अब शौर्य का उस रावड़ी को छोड़ देने वाला फैसला उसे चुभ रहा था। यह आदमी किसी के भी लिए खतरा है, कार्तिकी के लिए भी, वह मन में बोली। शौर्य ने फिर भी उसे नहीं मारा, नजरों से बचना चाहता था। किसी भी तरह का अननेसेसरी अटेंशन नहीं चाहिए था। डर लग रहा है तो एक कोने में जाकर बैठ जा या आंख बंद कर ले, इनबा बोला। अगर वो मर भी गया तो भी हम संभाल लेंगे, तू बचा रहेगा, बस यही जरूरी है, प्रताप ने भी बोला। फिर दोनों रावड़ी को सांप की तरह पीटते रहे। शौर्य चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। स्नेहा ने उसे देखा और मन में बोली, छी, एक पल के लिए मैं इसे बड़ा समझ बैठी। इतना डरपोक होगा सोचा नहीं था। वह कांपती हुई खड़ी हो गई और बोली, बस, ये मार तो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। अब बहुत भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। सभी वापस कैबिन की ओर चल पड़े। शौर्य सबसे आखिरी में शांत होकर कैबिन में घुसा। अगर बहुत डर लग रहा है तो बोल दो शौर्य, अभी भी ऑटो पकड़कर निकल जाओ। ओ सॉरी, तुम्हारे पास अपनी कार भी नहीं है ना? बोलो तो ऑटो बुला देते हैं, प्रताप ने हंसते हुए ताना मारा। इनबा जोर से हंस पड़ा। शौर्य कुछ नहीं बोला, बस हल्का मुस्कुराकर चेयर पर बैठ गया। इसी बीच रावड़ी का गैंग भी वहां आ गया। रॉकी अन्ना, आपको किसने मारा? गैंग के कुछ लड़कों ने रॉकी को उठाया और साथ लेकर उसी कैबिन में घुसे जहां शौर्य था। उस कैबिन में एक आदमी बैठा था जिसने आयरन शर्ट पहना था। जैसे ही उसने रॉकी को खून से लथपथ देखा, वह उछलकर खड़ा हो गया। बाकी रावड़ी भी उठकर खड़े हो गए। वह और कोई नहीं, बार ओनर नरेश था। कार्तिकी को पहले भी किडनैप करवाने वाला वही नरेश, पर अभी उसे यह नहीं पता था कि यह मामला शौर्य से जुड़ा हुआ है। किसने किया ये सब? नरेश ने टेबल पर हाथ मारते हुए पूछा। केबिन में एक लड़की थी साहब, रॉकी ने अर्धमूर्छा अवस्था में कहा। सभी केबिन को छान मारो, जिसने मारा वो जिंदा बाहर नहीं निकलना चाहिए, नरेश चिल्लाया। फौरन सब लोग हथियार लेकर भागे। रॉकी चेन्नई का बड़ा रावड़ी था और नरेश का चाइल्डहुड फ्रेंड, इसलिए वह कोयम्बटूर आया था मिलने के लिए। परंपरा युक्त होटल में 100 से ज्यादा प्राइवेट कैबिन्स थे, मगर सिर्फ 10 मिनट में उन्होंने कैबिन नंबर 10 को पहचान लिया जहां प्रताप था। सर, पकड़ लिया, केबिन नंबर 10 में है, फोन पर खबर मिली। फिर नरेश के रावड़ियों ने कैबिन का दरवाजा तोड़कर हमला कर दिया। कार्तिकी और स्नेहा डर गईं। एक रावड़ी ने भागकर प्रताप की शर्ट पकड़ ली। प्रताप ने उसे जोरदार घूंसा मारकर पीछे ढकेल दिया, जिससे बाकी रावड़ी भी पीछे हट गए। प्रताप ने गुस्से में अपने हाथ मोड़ते हुए कहा। फिर उसने पास में खड़ी कार्तिकी और स्नेहा की ओर देखा। आप दोनों ठीक हैं ना? वह चिंता से पूछने लगा। हीरो बनने और कार्तिकी की नजरों में आने की उम्मीद से प्रताप ने वहां खड़े एक और रावड़ी को फिर से मारा, लेकिन कार्तिकी की नजरें सिर्फ शौर्य पर ही थीं। एक कोने में सहमा खड़ा शौर्य ही कार्तिकी को क्यों दिखा, यह देखकर प्रताप के अंदर का ईर्ष्या आग की तरह भड़क उठी। अपने गुस्से को रावड़ियों पर उतारने लगा। उसी समय उसके बगल में खड़ा इनबा हल्के अंदाज में बोला, इन सबका क्या करें? सबके हाथ काट दें क्या? इनबा एक बड़ा ज्वेलरी कारोबारी था। कई रावड़ियों से उसका जुड़ाव था, इसलिए आत्मविश्वास में बात कर रहा था। तभी एक भारी आवाज गूंजी। क्या हिम्मत है तेरी? तूने ही बुलाया था क्या? इस आवाज को सुनते ही आसपास खड़े सभी रावड़ी एक साइड हट गए। नरेश और रॉकी अंदर आ चुके थे। नरेश को देखते ही इनबा के हाथ पांव कांपने लगे। उसने डर के मारे प्रताप की ओर देखा। प्रताप भी घबरा गया। यहां किसे हमारे बॉस से मिलने की चाह थी, तू या तू? नरेश ने दोनों को बारी बारी से देखा। दोनों को लग गया कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। तभी एक कदम आगे बढ़ाते हुए इनबा बोला, हेलो सर, मैं इनबा हूं, हरी जूल शॉप चलाता हूं। मेरे पापा को आप अच्छे से जानते हैं।
इनबा ने हाथ आगे बढ़ाया। हायो, सॉरी सर, आप हारी सर के बेटे हो? मुझे नहीं पता था, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। नरेश हाथ जोड़कर झुक गया। नरेश जैसे आदमी को खुद के आगे झुकता देख इनबा बहुत गर्व से चारों तरफ देखने लगा। मगर अगले ही सेकंड, तेरा बाप बहुत बड़ा आदमी है क्या? तेरा बाप मेरे पैरों में गिरा था और तू कल पैदा हुआ कीड़ा, कहकर नरेश ने इनबा का हाथ मरोड़ दिया। इनबा दर्द से चीख पड़ा। नरेश और जोर से उसके हाथ मरोड़ते हुए गुस्से में पूछा, किसने कहा था हाथ पैर काट दो? इनबा की चीख कमरे में गूंज रही थी, लेकिन नरेश रुकने वाला नहीं था। प्रताप फौरन दौड़कर नरेश के पास आया। सॉरी सर, प्लीज छोड़ दीजिए, उसने बस मजाक में कुछ कह दिया होगा, माफ कर दीजिए। अच्छा, तो अब मैं भी एक मजाक सुनाऊं? कहकर नरेश ने अपने रावड़ियों को आदेश दिया, इसका मुंह फाड़ दो। रावड़ी इनबा के मुंह को दोनों हाथों से फाड़ने लगे। प्रताप बीच में आया तो उसे जोर से लात मारी। प्रताप एक चेयर पर गिरा और चेयर दो टुकड़ों में टूट गई। तभी एक शांत पर ऑथोरिटी भरी आवाज आई, बस काफी है, रुक जाओ। यह आवाज शौर्य की थी, मगर नरेश को अब तक नहीं पता था कि शौर्य वहीं उसी कमरे में मौजूद है। बस अब बहुत हुआ, कहते हुए स्नेहा ने जमीन पर पड़े दर्द से कराहते प्रताप को उठाया। उसे उठाते देख मोटई रावड़ी रॉकी चिल्लाया, मच्छा, यही है वो लड़की, इसने मुझे काटा ही नहीं, किसी और से पिटवाकर भेज भी दिया, इसे मत छोड़ो। रॉकी का गुस्सा साफ दिख रहा था, पर उसका गला अब कमजोर पड़ चुका था। ओह, मच्छा को इस हालत में पहुंचाने वाली तू ही है ना? चल, आराम से हमारे साथ चल, अभी हम तुम्हारे दोस्तों को जिंदा छोड़ रहे हैं, वरना। नरेश ने ठंडी पर डरावनी आवाज में कहा, अभी के अभी मैं तुम लोगों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करती हूं। कहते हुए स्नेहा ने तेजी से अपने पर्स से फोन निकाला, लेकिन फोन डायल करने से पहले ही वह किसी ने हाथ से छीनकर दीवार पर दे मारा। फोन टूटकर जमीन पर बिखर गया। ये सब 1 सेकंड में हुआ। स्नेहा को समझने का भी समय नहीं मिला। किसके सामने खड़े होकर पुलिस को फोन करने की धमकी दे रही है? नरेश का आदमी उसकी ओर झुककर बोला, अरे क्यों फोन तोड़ा? सोचती है पुलिस को बुलाकर कुछ कर पाएगी? बुला ले, तब पता चलेगा हमारी पावर क्या है। हंसते हुए नरेश ने अपने आदमी के कंधे पर हाथ मारा। अगले ही पल उसका चेहरा गुस्से में बदल गया। जल्दी से इस लड़की को खींचकर हमारी जगह ले चलो। मेरा मच्छा रॉकी जो चाहता है वो हमेशा पाता है। यह कहते ही 4 रावड़ी स्नेहा को पकड़ने लगे। उसी पल, इज्जत से छोड़ दो उसे और यहां से निकल जाओ, कार्तिकी की तेज आवाज गूंजी। कार्तिकी को देखकर नरेश के मन में पुरानी यादें लौट आईं। कुछ वक्त पहले उसने कार्तिकी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। अगर शौर्य उस दिन न आता तो उस दिन किस्मत से पुलिस आ गई थी, तभी वह बच सकी थी। लेकिन आज फिर वही डर कार्तिकी के चेहरे पर लौट आया था। रॉकी बोला, मच्छा, 1 पत्थर से 2 आम, जैकपॉट। नरेश ने जब कार्तिकी और उसके पीछे खड़े शौर्य को देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो कांपने लगा। हम शेर की गुफा में फंस गए हैं। यह बात उसके मन में घूम रही थी। उसे यकीन नहीं था कि शौर्य इन लोगों के साथ होगा। रॉकी ने फिर अपने आदमियों को हुक्म दिया, स्नेहा और कार्तिकी को खींचकर हमारे कैबिन में ले जाओ। लेकिन उस हुक्म के बाद ही नरेश ने रॉकी को जोर से लात मारी। जिस दोस्त के लिए वह सब कर रहा था, उसी को मार दिया। यह देख वहां खड़े बाकी सब चौंक गए। क्या हिम्मत थी तेरी कार्तिकी मैडम को हाथ लगाने की? जानता है वो कौन है? नरेश ने रॉकी को बुरी तरह पीटना शुरू किया। सभी यह देख चौंक गए। नरेश, जो पहले खुद कार्तिकी को परेशान कर चुका था, अब उसके सामने डर के मारे कांप रहा था। कार्तिकी खुद यह देखकर दंग रह गई। नरेश का यह बदला हुआ रूप उसे हैरान कर गया। नरेश ने कहा, अगर मुझे पता होता कि कार्तिकी मैडम यहां है तो हम इस रास्ते पर आए ही नहीं होते। मेरा फ्रेंड गलती कर बैठा, मैं माफी मांगता हूं। उसकी जगह मैं आपके पैरों में गिरता हूं। यह कहते हुए नरेश सचमुच कार्तिकी के पैरों में गिर पड़ा। फिर रॉकी को भी घसीटकर कार्तिकी से माफी मंगवाई। जो लोग सोच रहे थे कि नरेश मजाक कर रहा है, वो अब चौंक कर सन्न रह गए।
स्नेहा कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने कार्तिकी को देखा। प्रताप और इनबा जो जमीन पर पड़े थे अवाक होकर देख रहे थे। प्रताप के मन में आया, काश मुझे पहले ही पता होता कि कार्तिकी इतनी बड़ी कोई है तो मैं इस बेकार की लड़ाई में न पड़ता। कार्तिकी मैडम, आपके फ्रेंड्स ने मारा और कैबिन भी तोड़ डाला। हम सबका हर्जाना देंगे। कुछ और करना हो तो बताइए, हम वो भी करेंगे। कहकर नरेश अपने लोगों को लेकर वहां से निकल गया। कार्तिकी को अब भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो गया। स्नेहा भी कंफ्यूजन में थी। वो लोग जा चुके थे। तब स्नेहा बोली, कार्तिकी, नरेश अचानक इतना बदल कैसे गया? तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? यहां हो क्या रहा है? कार्तिकी ने स्नेहा को सब कुछ बताया। ऊटी में जब नरेश ने उसे परेशान किया था, कैसे शौर्य ने बचाया और कैसे पुलिस टाइमली आ गई थी। कार्तिकी को उस समय कुछ भी शक नहीं हुआ था, लेकिन अब खुद वही कहानी स्नेहा को सुनाते वक्त उसके मन में शक पैदा हुआ। अगर पुलिस की वजह से वो डरा था तो आज जब मैंने फोन करने की धमकी दी तब वो डरा क्यों नहीं? स्नेहा की नजर एक कोने में चुपचाप खड़े शौर्य पर गई। इसमें तुम्हारा कोई हाथ है क्या? तुम पहले से उसे जानते हो क्या? स्नेहा ने शक भरी निगाहों से शौर्य से पूछा। क्या मजाक कर रही हो? मैं एक सिंपल पीए हूं। वो कौन है मुझे कैसे पता होगा? शौर्य मासूम बनते हुए बोला। सच कह रहे हो? स्नेहा ने जैसे एक टीचर डांटती है वैसे पूछा। अगर विश्वास नहीं है तो उस रावड़ी से जाकर पूछ लो। शौर्य फिर से उसी मासूमियत से मुस्कुरा दिया। उसे यकीन था कि नरेश कभी सच नहीं बोलेगा, और अगर कभी सच बोल भी दे तो उसकी हालत और खराब हो जाएगी, क्योंकि सच्चा शौर्य कौन है ये सिर्फ नरेश ही जानता है, और अभी तक वहां किसी को नहीं पता। स्नेहा की ही तरह अब कार्तिकी को भी शौर्य पर थोड़ा शक होने लगा था, लेकिन उसी समय कार्तिकी के मन में एक विचार कौंध गया। अगर शौर्य सच में उस रावड़ी को जानता होता तो 3 साल तक उसके गाली गलौज और अपमान को चुपचाप क्यों सहता? उसे यकीन हुआ कि शायद शौर्य को पहले से कुछ भी नहीं पता था। फिर भी उस समय जब वह रावड़ी को मार रहा था तब शौर्य ने ही उसे रोकने की कोशिश की थी। अब जाकर उसे समझ आया, शौर्य ने किसी को बचाने के लिए नहीं बल्कि किसी बड़ी मुसीबत को आने से पहले ही टालने के लिए ऐसा किया था। वहीं दूसरी तरफ जब नरेश जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी में चढ़ रहा था, रॉकी उसे रोकता हुआ पूछ बैठा, मच्छा, आज तक तूने मुझे कभी नहीं मारा, लेकिन उस लड़की के लिए तूने मुझे पीटा। वो लड़की कोई मामूली नहीं हो सकती। कौन है वो? गंभीर घायल रॉकी को सहारा देकर गाड़ी में चढ़ाते हुए नरेश रुका। कुछ देर चुप रहकर गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, मैं उस लड़की से नहीं डरता, लेकिन उसके पीछे जो लड़का खड़ा था वो साधारण इंसान नहीं है। फिर उसने अपने हाथ को दिखाते हुए कहा, यही हाथ उसने काटा था डा। रॉकी सुनकर अवाक रह गया। क्या बोल रहा है मच्छा? तेरे हाथ काटने वाला वही लड़का है? अब तक तमिलनाडु में नरेश ही सबसे बड़ा गुंडा माना जाता था। उसे देखने से ही लोग कांप जाते, लेकिन जिसने नरेश के हाथ काट दिए वह तो सीधा मौत का दूसरा नाम होगा। रॉकी को एहसास हुआ कि अगर वह उससे भिड़ गया होता तो जिंदा ना बचता। अगली बार अगर तू उसे कहीं देखे तो सीधा छुप जा। उससे टकराने के बजाय छिप जाना ही हमारे लिए सेफ है, नरेश ने गंभीरता से कहा। रॉकी ने भी सिर हिलाकर उसकी बात को मान लिया। प्रताप और इनबा को पास के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। दोनों को हल्की चोटें थीं, कोई खतरा नहीं था। स्नेहा ने प्रताप को थोड़ी देर कंपनी देने का निर्णय लिया, इसलिए शौर्य और कार्तिकी अकेले वहां से रवाना हुए। अब तो लेट हो गया, ऊपर से लग रहा है बारिश भी होने वाली है। जल्दी चलो, मां अकेली होंगी। कार्तिकी तेजी से कार में बैठी। कुछ घंटे बाद जब वे ऊंटी के पास पहुंच रहे थे तभी अचानक गाड़ी रुक गई। क्या हुआ शौर्य? गाड़ी क्यों रुक गई? ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई है, कार्तिकी ने घबराकर पूछा। डोंट वरी, मैं चेक करता हूं, कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा, कहकर शौर्य बॉनेट खोलकर देखने लगा। कुछ देर बाद वह तेजी से अंदर आया। बाहर माइनस टेम्परेचर, साथ में बारिश, सर्दी की हालत खराब थी।
वह ठंड में अपने हाथों को रगड़कर गाल पर लगाकर गर्म करने की कोशिश कर रहा था। मैकेनिक को कॉल किया है, थोड़ी देर में आएंगे, तब तक यहीं बैठते हैं, कांपते हुए बोला शौर्य। कार्तिकी ने उसकी हालत देखी। पूरी तरह भीग चुका था, बुरी तरह कांप रहा था। उसने तुरंत हीटर चालू करने की कोशिश की, लेकिन कार खराब होने के कारण हीटर भी काम नहीं कर रहा था। अब अगर वे यूं ही बैठे रहते तो शौर्य को सर्दी लग सकती थी, और शायद ज्यादा। कार्तिकी ने तुरंत कार का दरवाजा खोलकर बाहर जाकर कार को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। तभी शौर्य ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। कार्तिकी, कहां जा रही हो? मैकेनिक आ जाएगा, प्लीज बाहर मत जाओ। उसकी आवाज में हल्का कंपाहट थी। कार्तिकी सुनकर चुपचाप वहीं बैठ गई, लेकिन कुछ ही पलों में शौर्य की आंखें झपकने लगीं। कार्तिकी ने झट से उसका गाल छूकर देखा। उसका पूरा शरीर आग की तरह तप रहा था। बिना कुछ बोले कार्तिकी ने अपना फोन निकाला, लेकिन वहां नेटवर्क ही नहीं था। अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसने शौर्य को कसकर पकड़ लिया, उसे अपने सीने से लगा लिया ताकि उसका शरीर थोड़ी गर्मी पा सके। अपने जीवन में पहली बार किसी लड़की की बाहों में यूं जकड़े जाने पर शौर्य की आंखें अचानक खुल गईं। शौर्य की आंख खुलते ही कार्तिकी झटपट उसके पास आकर बैठ गई। वो घबराई हुई थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करना है। इधर उधर देखते हुए, हकलाते हुए बोलने लगी, शौर्य, वो तू ठंड में। शब्दों को गड़बड़ाते हुए जैसे तैसे बोल रही थी। शौर्य ने बिना कुछ कहे कार्तिकी को कसकर अपने सीने से लगा लिया। कार्तिकी फिर कुछ बोलने लगी तो शौर्य ने उसकी आंखों में देखकर धीरे से कहा, श्श, कुछ मत बोल, जो तू कहना चाहती है मैं समझ गया। कार्तिकी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी गाल पर गिरा एक लठ शौर्य ने धीरे से कान के पीछे कर दिया। उसके बाद उसने कार्तिकी के गालों को पकड़ा और उसकी खूबसूरत आंखों में देखा। कार्तिकी ने आंखें धीरे से बंद कर लीं। शौर्य ने हल्के से अपना गला साफ किया। मैकेनिक कब तक आ गया होगा? उसने खिड़की से झांका। बाहर हल्की बर्फ जमी हुई थी और हल्की बारिश थम चुकी थी। शौर्य नीचे जाकर देखना ही चाहता था कि तभी मैकेनिक भी आ गया। कार ठीक करने के बाद शौर्य और कार्तिकी घर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में शौर्य अपने मनपसंद AR रहमान का लव सॉन्ग सुनता जा रहा था, लेकिन कार्तिकी ने तेजी से मोबाइल में चल रही म्यूजिक बंद कर दी। अरे, गाना अच्छा है, फिर क्यों बंद किया? शौर्य ने भोलेपन से पूछा। लव सॉन्ग सुनने से कुछ नहीं होता, कार्तिकी ने गुस्से से बड़बड़ाया। अब जाकर शौर्य को समझ आया कि कार्तिकी इन दिनों उससे क्यों नाराज थी। वो मुस्कुरा पड़ा। इस लड़की का दिल ही समझ में नहीं आता, उसने सोचा। बात करते करते दोनों घर पहुंच गए। अगली सुबह जब अकाउंटेंट बाहर पेपर लेने गया, तब उसने दरवाजे के पास एक चेक देखा। कार्तिकी के उठने तक उसने इंतजार किया और फिर चेक थमा दिया। कार्तिकी मां, ये दरवाजे के सामने मिला, किसी नरेश नाम से लिखा है। कार्तिकी ने जैसे ही नाम पढ़ा, गुस्से से लाल हो गई। चेक लेकर वो तेजी से शौर्य के कमरे में भागी। उस वक्त शौर्य नहाकर अपनी शर्ट पहन रहा था। कार्तिकी दरवाजा खोलकर इतनी तेजी से घुसी कि शौर्य चौंक गया और अलमारी के पीछे छिप गया। छी, जल्दी में सोचने का टाइम ही नहीं मिला, कहती हुई कार्तिकी शर्म से माथा पकड़कर दरवाजे की ओर मुड़ी। कार्तिकी, रुको, क्या हुआ? इतनी सुबह क्यों आई हो और हाथ में क्या है? शौर्य ने अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए पूछा। उस कमीने नरेश ने मेरे नाम एक चेक भेजा है। कार्तिकी का चेहरा गुस्से में तप रहा था। शौर्य ने चेक लिया और देखा, 1 लाख का चेक, कार्तिकी के नाम। 1 लाख का चेक भेजा है। माफी मांगने की ये नई टेक्निक है शायद। अब तू क्या करने वाली है कार्तिकी? शौर्य ने पूछा। कार्तिकी ने शौर्य को देखा और जोर से अकाउंटेंट को आवाज दी। डरते हुए अकाउंटेंट भागा भागा कमरे में आया। क्या हुआ कार्तिकी मां? उसने हांफते हुए पूछा। अंकल, आपको गोल्डन क्लब तक जाना है, ये चेक वहां जाकर उनके मुंह पर मार दीजिए, हमें ये गंदा पैसा नहीं चाहिए, चेक थमाते हुए कार्तिकी ने कहा। अकाउंटेंट ने चेक को अपनी जेब में रख लिया और चुपचाप चला गया। इसके बाद कार्तिकी शौर्य के पास आई। शौर्य, मैंने तेरे लिए एक सरप्राइज रखा है, जल्दी नीचे आ जा।
उसके चेहरे पर इस बार एक अलग ही खुशी थी। शौर्य थोड़ा कंफ्यूज था। तू जा, मैं पीछे से आता हूं, कहकर वो अपना मोबाइल ढूंढ रहा था। तभी मोबाइल रिंग हुआ। वीरेंद्र सर का वीडियो कॉल आ रहा है, कहते हुए शौर्य ने कॉल एक्सेप्ट किया। हेलो शौर्य, कैसे हो? डेली बात तो होती है, लेकिन एक दिन भी वीडियो कॉल करने का मन नहीं हुआ क्या? अच्छा, न्यू कार कैसी लगी? पसंद आई? शौर्य कुछ समझ नहीं पा रहा था। नई कार? तभी कार्तिकी कमरे में आई और वीरेंद्र की बात सुन ली। ओह नो, सरप्राइज स्पॉइल हो गया। शौर्य, पहले वो फोन मुझे दे दो, कहती हुई कार्तिकी ने झट से शौर्य के हाथ से मोबाइल ले लिया। कुछ पल वह उदासी से बैठी रही, फिर मुस्कुराई। नहीं रे, तू कहेगा सोचकर ही उन्होंने कहा। पापा कहें या तू कह, फर्क क्या है? सब कुछ तेरे लिए ही तो है। वीरेंद्र ने भी उसे समझाया। शौर्य अब भी उलझा हुआ था, दोनों को एक के बाद एक देख रहा था। ठीक है पापा, आपने सेंटीमेंट पर हराया मुझे। अब बताइए, आप कब आने वाले हैं? अभी आना मुश्किल है बेटा, दादाजी वहां आए हुए हैं। उनके बिजनेस का सारा काम मुझे ही संभालना पड़ रहा है। पर चिंता मत कर, शौर्य सब संभाल लेगा। जब वीरेंद्र ने शौर्य का नाम लिया, कार्तिकी का चेहरा शर्म से खिल उठा। वीरेंद्र को भी तसल्ली हुई। ठीक है, मैं नीचे वेट कर रही हूं, लेट मत करना, कहती हुई कार्तिकी नीचे चली गई। शौर्य, मैं तुझसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। कार्तिकी से इतने दिन दूर रहना मेरे लिए आसान नहीं है, पर आ नहीं सकता। मुझे पता है वो तकलीफ में है, लेकिन तू उसका ध्यान रखना, मुझे तुझ पर भरोसा है। मैं सब कुछ छोड़कर यहां इसलिए हूं क्योंकि तू वहां है। अगर कोई उसकी मां कुछ बुरा बोले भी तो दिल पर मत लेना। वो गुस्सैल है, पर दिल से बहुत प्यारी है। वीरेंद्र की आंखें भीग गईं। सर, आप निश्चिंत रहिए, कार्तिकी को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, शौर्य बोला। कितनी बार कहां सर मत कहो, तू भी मेरा बेटा है। अब जल्दी जाके अपना सरप्राइज देख, और हां, ना मत बोल देना, कहते हुए वीरेंद्र ने कॉल कट किया। अब शौर्य और भी उलझन में था। वो भागकर दरवाजे की ओर गया। बाहर एक नई मारुति सुजुकी कार खड़ी थी। वो देखकर दंग रह गया। कार्तिकी पास आकर बोली, कैसी लगी शौर्य? अब ये कार तेरी है, ये लो इसकी की। शौर्य को अगर चाहता तो ऐसी कार बनाने वाली कंपनी ही खरीद सकता था, लेकिन उसे साधारण जिंदगी पसंद थी। उसे लगा, इतनी बड़ी कार खरीदने में कार्तिकी को बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। उसने कार्तिकी की ओर देखा। कुछ मत बोल शौर्य, तेरे चेहरे से ही समझ गई मैं कि तू क्या पूछेगा। मैंने कोई बड़ी मेहनत नहीं की। ये पैसे मैं कई सालों से पापा के लिए कुछ खरीदने के लिए जोड़ती आ रही थी। उसी से खरीदी है ये गाड़ी, और पापा भी बहुत खुश हैं। तू इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। ये मेरी तरफ से तुझे पहला गिफ्ट है। कार्तिकी बोलती जा रही थी। शौर्य ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी। श्श, इससे ज्यादा कुछ मत बोल। अब तक तूने जो भी कहा, क्या मैंने कभी मना किया है? कार्तिकी शौर्य को ही देखती रही। शौर्य ने उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाया। तब जाकर कार्तिकी को होश आया कि वो कितनी देर से उसे एक तक देख रही थी। उसी समय कार्तिकी तेजी से कार के पास आई और बोली, शौर्य, जल्दी नाश्ता करके टपाक से निकल पड़, हमें प्रताप से मिलना है। आरएसपी टूरिज्म के रिजॉर्ट का इंटीरियर डिस्कस करना है। उसके होटल का इंटीरियर सुपर था। आज उन्हीं के साथ हमारी डील डिस्कस होनी है। हम उनके घर ही जा रहे हैं, कार्तिकी ने उत्साह से कहा। तू कार में ही वेट कर, मैंने तेरे लिए एक सरप्राइज रखा है। 5 मिनट बस यहीं वेट कर, कहकर शौर्य तेजी से अपने बेडरूम की ओर दौड़ गया। वो शेल्फ से एक और ड्रेस निकाला, बदला और तेजी से दरवाजे की ओर आया। उसे देखकर कार्तिकी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो शौर्य जैसा रोज देखती थी, वो आज वैसा बिल्कुल नहीं था। आज का शौर्य बिल्कुल अलग ही अवतार में था। उसने नेवी ब्लू कोट सूट, अंदर सफेद शर्ट, पॉलिश की हुई फॉर्मल शूज, आंखों पर कूलिंग ग्लासेस, किसी फिल्म स्टार जैसा दिख रहा था। उसके बाल भी आज स्टाइलिश ढंग से सजे थे। अगर कोई आज उसे देखे तो यकीन ही नहीं करेगा कि ये वही शौर्य है। आज पहली बार कार्तिकी ने शौर्य को इस रूप में देखा। उसका दिल पहले से कई गुना तेज धड़कने लगा। सिर्फ उसका नहीं,
अगर वहां कोई और लड़की भी होती तो उसके दिल की आवाज बाहर सुनाई देती। वो ड्रेस शौर्य को और भी हैंडसम बना रही थी। कार्तिकी अभी भी उसे देखती जा रही थी। शौर्य उसकी ओर झुककर कूलिंग ग्लास उतारते हुए बोला, सरप्राइज कैसा लगा कार्तिकी? कार्तिकी ने गला साफ करते हुए कहा, आप कौन हैं? मैं तो शौर्य का इंतजार कर रही थी। आप किससे मिलना चाहते हैं? कार्तिकी ने शौर्य को जैसे जानती ही नहीं ऐसा बोलते हुए मजाक उड़ाया। ओह, मतलब ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही। ठीक है, चलता हूं, पुरानी ड्रेस पहनकर आता हूं। शौर्य जैसे ही वापस घर जाने के लिए मुड़ा, कार्तिकी झटपट कार से उतर आई और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। ऐसा कहने का मतलब नहीं था। अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा ज्यादा ही अच्छा है, कार्तिकी हंसते हुए बोली। उसे शौर्य को ऐसे छेड़ना अच्छा लगता था। ठीक है, तब मैं जाकर चेंज कर आता हूं। कुछ सस्ता सा लग रहा है मुझे तो भी। शौर्य ने शरारत से मुस्कुराया, मन में सोचते हुए कि जब तक कार्तिकी खुद न कह दे कि वो अच्छा लग रहा है तब तक चैन नहीं मिलेगा। अरे शौर्य, तू किसी भी ड्रेस में हो हमेशा ही हैंडसम लगता है। अब बस करो, प्लीज कार में बैठो, टाइम हो गया। कार्तिकी ने हाथ जोड़कर शौर्य से कार में बैठने की विनती की। शौर्य मुस्कुराता हुआ अपनी नई कार में जाकर बैठ गया। अब उसकी नई कार कोयम्बतूर की ओर सरपट दौड़ रही थी। कार्तिकी ने पहले ही प्रताप को बता दिया था कि वे मिलने आ रहे हैं। कल होटल में हुई घटना के बाद कार्तिकी की इज्जत और भी बढ़ गई थी। प्रताप दरवाजे पर खड़ा बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन उसने जो शौर्य को आज देखा वो दृश्य उसकी कल्पना से बाहर था। आज प्रताप की मुलाकात शौर्य से कैसी होने वाली है? क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि ये शख्स सिर्फ साधारण पार्टनर नहीं बल्कि कुछ और भी है? नई चमचमाती कार बिजली की रफ्तार में प्रताप के घर के सामने आकर रुकी। प्रताप, जो पहले से ही कार्तिकी के आने का इंतजार कर रहा था, उस कार को देखकर समझ गया कि वही होगी। ब्लैक कलर की उस कार की ओर तेजी से चलते हुए वह खुद उसके दरवाजे तक आया और शालीनता से दरवाजा खोला। व्हाइट गोल्डन मिक्स ड्रेस में उतरी कार्तिकी किसी परी की तरह दिख रही थी। जैसे ही कार्तिकी उतरी, कार का दूसरा दरवाजा खुला और स्टाइल में कूलिंग ग्लास पहनते हुए शौर्य भी उतरा। कोट सूट में फॉर्मल ड्रेस पहने शौर्य को देखकर प्रताप पहचान नहीं पाया। उसे यकीन था कि आरएसपी ग्रुप के प्रोजेक्ट को लेकर कार्तिकी आई है तो ये आदमी भी उसी कंपनी का कोई और होगा। शौर्य भी तेजी से आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर शालीनता से खड़ा हो गया। फिर सिर झुकाते हुए प्रताप ने खुद को शौर्य से परिचय कराया। ये सब देख रही कार्तिकी हंसी रोक नहीं पाई, बस मुस्कुराते हुए तमाशा देखती रही। जो प्रताप कल तक शौर्य का मजाक उड़ा रहा था, आज उसी शौर्य के सामने विनम्रता से खड़ा था। लोग जब तक कपड़ों से इंसान की कीमत आंकते रहेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। कार्तिकी को ये पल बेहद पसंद आया। अब तक शौर्य को न तो उसके परिवार वालों ने न ही कंपनी में बाकी लोगों ने वो इज्जत दी जो मिलनी चाहिए थी, लेकिन आज एक अजनबी भले ही अनजाने में सही शौर्य को इज्जत दे रहा था। यही कार्तिकी के लिए गर्व की बात थी। काफी देर सिर झुकाए खड़े रहने के बाद प्रताप ने शौर्य की ओर देखा। उसी वक्त शौर्य ने स्टाइल से अपनी कूलिंग ग्लास निकाली और शर्ट की पॉकेट में लगा दी। हेलो मिस्टर प्रताप, आई एम शौर्य, आई एम ऑल्सो वेरी ग्लैड टू मीट यू, कहकर उसने हाथ आगे बढ़ाया। प्रताप की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या ये वही कल वाला शौर्य है? कल जिसे उसने नीचा दिखाने की कोशिश की थी, आज उसके सामने बोलने लायक भी नहीं था। कल तक कार्तिकी को किसी तरह शौर्य से अलग करने का सपना देख रहा था प्रताप, लेकिन नरेश का कल का व्यवहार देख उसे समझ आ गया था कि कार्तिकी कोई आम लड़की नहीं है। और कल कार्तिकी शौर्य के लिए जिस तरह गुस्सा हुई थी वो भी प्रताप की आंखों के सामने घूम गया। शौर्य से दुश्मनी, कार्तिकी से दुश्मनी। इसीलिए आज प्रताप चुप ही रहा। कल की तुलना में प्रताप में थोड़ा बदलाव था। उसने दोनों को आदरपूर्वक घर के अंदर आमंत्रित किया। पोर्टिको से अंदर जाने का रास्ता बेहद खूबसूरती से बना था। घर का इंटीरियर ऐसा था जैसे किसी महल में प्रवेश किया हो।
आप मेरी स्टार्टअप कंपनी के साथ डीलिंग कर रही हैं, ये मेरे लिए गर्व की बात है। मेरे होटल और घर का इंटीरियर इसी टीम ने किया है। कहते हुए प्रताप ने पास बैठे मुथु की ओर इशारा किया। परंबारी होटल्स का सारा इंटीरियर मुथु ने ही डिजाइन किया था। प्रताप को भले ही इंटीरियर डेकोरेशन की ज्यादा समझ न हो, लेकिन उसे इससे बिजनेस करना बहुत अच्छे से आता था। आरएसपी ग्रुप टूरिज्म प्रोजेक्ट में किसी भी कीमत पर जगह चाहिए, इसीलिए प्रताप ने कल से ही कई बार कार्तिकी को कॉल किया था। कार्तिकी को भी परंपरा वाला इंटीरियर पसंद आया था और वह खुद उससे डील करने आई। कार्तिकी मैडम, ये हमारा इंटीरियर कैटलॉग है। ये सारे प्रोजेक्ट्स जो आप देख रही हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हैं। आप सैंपल्स देख सकती हैं। अगर आपको यही स्टाइल पसंद आए तो हमारी टीम तैयार है, या फिर अगर आपके पास कुछ नया आइडिया हो तो वो भी बताइए। पहले आप सब कुछ देख लीजिए, अगर आपको पसंद आया तो फिर हम कोटेशन रेडी कर देंगे। प्रताप ने पूरी विनम्रता से कैटलॉग सामने रखा, लेकिन शौर्य को उसकी इस विनम्रता के पीछे कुछ और ही नजर आया। कार्तिकी ने कैटलॉग देखा और मन में डील फाइनल करने का इरादा बनाने लगी। वाह, सब कुछ बहुत अच्छा है, मेरे लिए डील ओके है, लेकिन रेट्स थोड़े ज्यादा लग रहे हैं। क्या आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं? कार्तिकी के पूछते ही मुथु कुछ कहने को हुआ, लेकिन प्रताप ने उसे रोकते हुए कहा, यह छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। अगर पैसे कम करेंगे तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होगा। कार्तिकी थोड़ी देर सोच में पड़ गई। या वो भी सही है, अग्रीमेंट वगैरह सब रेडी है ना? पूछते हुए वह हैंडबैग से पेन निकालने लगी। प्रताप ने मुथु की ओर देखकर हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान में जहर था। कहां साइन करना है? पूछते हुए कार्तिकी ने डॉक्यूमेंट हाथ में लिया। सब कुछ देखकर शौर्य शांत बैठा रहा। उसे प्रताप पर पहले से ही भरोसा नहीं था, इसलिए रास्ते में ही उसने एडवोकेट नारायण शास्त्री को कॉल करके इस इंटीरियर कंपनी की पूरी जानकारी निकलवाने को कहा था। अब शौर्य उस मैसेज का इंतजार कर रहा था। ठीक उसी वक्त नारायण शास्त्री का मैसेज आया। कार्तिकी, 1 मिनट, साइन मत करो, शौर्य ने अलर्ट किया। कार्तिकी, सब ठीक है, आप साइन कर दीजिए, बाकी बात हम बाद में निपटा लेंगे। प्रताप जल्दी मचाने लगा। डीलिंग पहले होनी चाहिए, तब जाकर बाकी बातें होंगी, शौर्य ने सीधा जवाब दिया। कार्तिकी को कुछ समझ नहीं आया। 1 मिनट, क्या मैं वो डॉक्यूमेंट देख सकता हूं? शौर्य ने पूछा। कार्तिकी थोड़ी उलझन में थी, लेकिन उसने डॉक्यूमेंट्स शौर्य को दे दिए। कुछ नहीं कार्तिकी, बस एक वेरिफिकेशन है। प्रताप जी, आपके फोन पर मैंने एक मैसेज भेजा है, चेक कर लीजिए। शौर्य की नजरें अब प्रताप पर टिक गई थीं। घबराते हुए प्रताप ने फोन निकाला और मैसेज देखा। इसमें शायद कोई गलती हो गई है, चाहे तो मैं डॉक्यूमेंट फिर से रिवाइज करके देता हूं, कहकर प्रताप जल्दी से शौर्य के हाथ से डॉक्यूमेंट छीनने लगा। तभी शौर्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, एज अ फ्रेंड अगर मदद करना है तो सिर्फ मदद कीजिए, पैसे कमाने के और भी तरीके हैं। ऐसे फ्रेंडशिप का नाम लेकर चोरी मत कीजिए। कल तक कार्तिकी की टेबल पर सही डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब भी चाहूं तो मैं ये डील कैंसिल कर सकता हूं, लेकिन कार्तिकी की खातिर ही मैं शांत हूं, कहकर शौर्य ने कार्तिकी को लेकर वहां से निकल पड़ा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रताप ऐसा करेगा। शौर्य, तुम्हें कैसे पता चला? कार्तिकी ने हैरान होकर पूछा। एक जान पहचान वाले ने बता दिया था। कोई बड़ी बात नहीं, बहुत भूख लगी है, चलो कहीं खाना खा लेते हैं। शौर्य ने झटपट विषय बदल दिया। यहां एक दुकान है जहां समोसे कमाल के मिलते हैं, चलो आज तुम्हें वहां लेकर चलता हूं, तुम्हें टेस्ट जरूर पसंद आएगा। कहते हुए शौर्य ने कार को एक शॉर्टकट रास्ते पर घुमा दिया। तभी कार से लगभग 10 फीट दूर 50 साल की एक महिला दौड़ती हुई आई और जमीन पर गिर पड़ी। गिरते ही वो चिल्लाने लगी, हयो, कोई तो बचाओ, इस कार वाले ने मुझ पर गाड़ी चढ़ा दी। कार और उस औरत के बीच तो एक और कार खड़ी की जा सकती थी। ऐसे लोगों को देखकर ही गुस्सा आ जाता है। देखने में तो तुम्हारी अम्मा सुंदरी जैसी लगती है, पर वो झूठ को सच बनाने में माहिर है। शौर्य गुस्से में बड़बड़ाया। उसने कार को बिल्कुल किनारे लाकर रोक दिया। शौर्य, क्या कर रहे हो? मुझे एक पल को लगा सच में तुमने गाड़ी चढ़ा दी, कार्तिकी डरते हुए बोली और तुरंत कार से नीचे उतरी। जैसा शौर्य ने सोचा था वही हुआ।
वो औरत और कोई नहीं, सुंदरी अम्मा थी। अन्नी के घर में धंधसोरू खा रही तुमको इतना एटीट्यूड है तो सोचो मुझे कितना होना चाहिए। कमर पर हाथ रखकर गुस्से से शौर्य की ओर देखकर बोली सुंदरी। अथय, मैं इसलिए चुप हूं कि कोई बात बढ़े नहीं, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है आप कौन हैं। बिना कुछ बोले रास्ता छोड़ दीजिए, कहते हुए कार्तिकी तेजी से कार की ओर बढ़ गई। लेकिन जैसे ही वो कार में चढ़ने लगी, सुंदरी फुर्ती से दौड़कर कार के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई और कार्तिकी को अंदर चढ़ने से रोक दी। उसी समय कार्तिकी और सुंदरी के बीच हल्की सी टसल हो गई। ये देखकर शौर्य गुस्से में दौड़कर आया और सुंदरी को जोर से धक्का दिया। वह सीधा नीचे गिर पड़ी। अयो, क्या कोई सुन रहा है? एक बूढ़ी औरत को ये दोनों बारी बारी से मार रहे हैं। चीखती हुई सुंदरी जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर मनोजकरण दौड़ता हुआ वहां आ गया। अम्मा, क्या हुआ? किसने मारा आपको? क्यों रो रही हैं? कहते हुए वह जल्दी से सुंदरी को उठाकर पास के पत्थर पर बैठा दिया। मनोजकरण सुंदरी और लक्ष्मी के बड़े भाई का बेटा था। पढ़ाई में बिल्कुल रुचि नहीं, अपनी पढ़ाई आधे में ही छोड़ चुका था। अब वही लड़ाई झगड़ा और राउडीइज्म करते हुए उसी इलाके में एक मिनी दादा की तरह घूमता रहता था। अपनी मां सुंदरी के साथ मिलकर दूसरों से पैसा ऐंठना, चोरी करना जैसे कामों में लिप्त था। क्या हिम्मत थी तेरी जो मेरी मां पर हाथ उठाया? गुस्से में बड़बड़ाता हुआ मनोजकरण अपनी जेब से आयरन रॉड निकालकर सीधा शौर्य के माथे पर जोर से दे मारा।